तुम उसे क्यों ढूंढना चाहती हो? आदमी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छी बच्ची बनो, उसे बच्चे पसंद नहीं हैं और वह सिन्हा परिवार के साथ रिश्ता बनाना चाहता है। तुम्हें शायद पहले किसी गलत इरादे वाले इंसान के तौर पर देखा गया हो। सोना ने एक पल सोचा, फिर गंभीरता से कहा, उसे सच में बच्चे पसंद नहीं हैं। उसे बच्चों को मारना भी आता था। यक्ष ने राहत की सांस ली, इसलिए उसे गुस्सा मत दिलाओ। प्रेसिडेंट सिन्हा ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें हम गुस्सा दिला सकें। अच्छी बच्ची बनो। क्योंकि बड़े लोग देख रहे थे इसलिए वह फिलहाल भाग नहीं सकता था, और उसके पिता साफ तौर पर ऐसे इंसान थे जिनसे हर कोई नहीं मिल सकता था, जिससे छोटा बच्चा परेशान हो गया। बड़े भैया, छोटी लड़की की आवाज़ मीठी थी। उसने अपना छोटा सा चेहरा हाथों में लिया और उन लोगों को घूरने लगी जो बैंक्वेट में एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसकी आंखें लगभग चुभने वाली थीं। नींद में डूबा यक्ष कांप गया। क्या हुआ बेबी? सोना ने पलकें झपकाईं और यश सिन्हा को देखा, जो खूबसूरत आदमियों और औरतों के एक ग्रुप से घिरा हुआ था जो बारी बारी से उसके पास जाकर बात कर रहे थे। वह थोड़ा डरकर यक्ष के पीछे छिप गई। उसे डर था कि कहीं उसे मार न पड़ जाए। भैया, क्या जो बच्चा चुपके से बाहर जाता है उसे मार पड़ती है? वह चिंतित थी और यक्ष की शर्ट का कोना पकड़ने के लिए पंजों के बल खड़ी हो गई, कुछ आराम पाने की कोशिश कर रही थी। यक्ष ने एक पल सोचा और कहा, वह बचपन में शरारती था और हर दिन अपने भाई के साथ बाहर जाता था। हर बार जब वह बाहर जाता था तो उसे मार पड़ती थी। लेकिन उसने उस आज्ञाकारी छोटी लड़की को देखा जो चावल के लड्डू जैसी थी और गंभीरता से कहा, अगर लड़का होता तो उसे पक्का मार पड़ती, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें कौन मारेगा? मेरे भाई ऐसे इंसान नहीं लगते जो किसी को मारें। चिंता मत करो। सोना हिचकिचाए और यश सिन्हा की तरफ इशारा किया। उसकी छोटी सी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। तो क्या होगा अगर वह यश सिन्हा जैसा कोई हो? यक्ष, वह छोटी बच्ची की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सिर हिलाया और सोचा कि प्रेसिडेंट सिन्हा इतने शांत इंसान हैं। वह किसी बच्चे को कैसे मार सकते हैं? तुम्हारी हाइपोथेसिस सही नहीं है। यक्ष ने छोटे लड़के के गोरे और कोमल चेहरे को चिकोटी काटी और कहा, प्रेसिडेंट सिन्हा का तो कोई बच्चा ही नहीं है और वह लोगों को कैसे मार सकते हैं? वह इतने छोटे हैं, इतना क्यों सोच रही हो? सोना ने अपना चेहरा ढक लिया और रोना चाहा। बेशक उसे लोगों को मारना नहीं आता था, उसे सिर्फ बच्चों को मारना आता था। ओह नहीं, उसके घटिया पिता ने पहले लोगों को मारा था। यश सिन्हा लोगों के एक ग्रुप से घिरे हुए थे और उनका चेहरा शांत और बेपरवाह था। जब बूढ़े मिस्टर गुप्ता मिस गुप्ता को बाहर लाए तो वह थोड़े मज़े में दिखे। हालांकि उन्हें पता था कि यह एक दावत होने वाली है, लेकिन दूसरी पार्टी ने सीधे अपनी बेटी से उन्हें बहकाने के लिए कहा। यह कुछ ऐसा था जिसकी यश सिन्हा ने उम्मीद नहीं की थी। शायद इसलिए कि वह एक नए पिता थे, वह खुद को एक बचकानी तुलना करने से रोक नहीं पाए। अगर उनकी बेटी सच में बड़ी हो गई तो जो कोई भी उनकी गोभी को छूने की हिम्मत करेगा उसके पैर तोड़ दिए जाएंगे। मिस गुप्ता बहुत खूबसूरत थीं। उन्होंने एक स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी थी और अपने हाथ में रेड वाइन लहराते हुए शरारती अंदाज में उनके पास आईं। ये कहना झूठ होगा कि यश सिन्हा के लिए उनके मन में कोई भावना नहीं थी। एक औरत के लिए ऐसे आदमी की तरफ आकर्षित न होना मुश्किल था जो सबसे बेहतरीन हो। इसलिए मिस गुप्ता ने इस बार सच में बहुत कोशिश की थी। बगल में खड़ा यक्ष थोड़ा बेचैन था। उसने हाथ बढ़ाकर छोटी लड़की की पीठ थपथपाई और उसे आज्ञाकारी होकर यहीं रहने का इशारा किया। अंकल को पहले टॉयलेट जाना है, तुम यहीं आज्ञाकारी होकर इंतजार करो। सोना ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। यक्ष के जाने के बाद उसे चिंता हुई कि उसे पीटा जाएगा। वह बहुत देर तक हिचकिचाती रही और आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। छोटी लड़की की घनी पलकें एक छोटे पंखे की तरह फड़फड़ा रही थीं। वह वहाँ एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह खड़ी थी। यश सिन्हा ने उसे नोटिस नहीं किया क्योंकि वह कुछ लोगों से घिरी हुई थी। सोना ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। वह अभी भी तय कर रही थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं। उसके बगल में खड़े वेटर ने देखा कि छोटी लड़की रास्ता रोक रही है तो उसने उसकी गर्दन के पीछे से उठाया। वह पूछे बिना नहीं रह सका, छोटी बच्ची, तुम्हें छोटी बच्ची की तरह बर्ताव करना चाहिए। तुम्हें इस पार्टी में कौन लाया है? अचानक उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा बदल गया। तुम चुपके से तो नहीं आए हो, है ना? ये देखकर कि बच्चे के कपड़े ऐसे नहीं थे कि वह दावत में शामिल हो सके, वेटर का चेहरा बिगड़ गया। उसने अनजाने में बच्चे को पकड़ा और उसे बाहर फेंकना चाहा। सोना एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने थोड़ा सिर झुकाया और अनजाने में यश सिन्हा की ओर इशारा किया, जो थोड़ी दूर पर लोगों से घिरे हुए थे। उसने अपनी बच्ची जैसी आवाज़ में कहा, डैडी वहाँ हैं। वेटर, वह एक पल के लिए हैरान रह गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि यश सिन्हा, जो पहले बेफिक्र थे, उनकी तरफ देख रहे थे जैसे उन्होंने कुछ नोटिस किया हो। जब यश सिन्हा ने देखा कि छोटी लड़की को थोड़ी दूर पर पकड़ा हुआ है तो उनका चेहरा जम गया। सोना धीरे से चिल्लाई, डैडी। यश सिन्हा ने नहीं सुना कि उसने क्या कहा।
जब उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी बच्ची की तरह पकड़े हुए देखा तो उसकी कनपटी थोड़ी सी फड़की और उसने मिस गुप्ता को, जो उसके रास्ते में खड़ी थी, बिना किसी दया के धक्का देकर हटा दिया। उसने वेटर से ठंडे लहजे में कहा, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। क्या मजाक है? वह उसे पकड़ सकता था, लेकिन यह आदमी उसकी बेटी को इस तरह पकड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वेटर बड़े आदमी की डांट से घबरा गया। उसका हाथ थोड़ा कांप गया और उसने लगभग छोटी लड़की को फेंक ही दिया था। जब उसने उस लड़की को सदमे में नीचे उतारा तो उसके चेहरे पर दर्द था। उसने सदमे में सोना की तरफ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस बच्चे को उसने पकड़ा था वह प्रेसिडेंट सिन्हा की बेटी है। दावत में अजीब सी खामोशी छा गई। मिस गुप्ता समेत हर कोई यश सिन्हा के "मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ" से हैरान था। प्रेसिडेंट सिन्हा की पहले से ही एक बेटी है। दादाजी गुप्ता हैरान थे। मिस गुप्ता को भी यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि औरतों के करीब नहीं जाना है? उसकी बेटी कैसे हो सकती है? यश सिन्हा ने तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखा। वह थोड़ा मुस्कुराया और पलट कर पूछा, तुम वहाँ और कितनी देर तक रहने वाली हो? ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा गुस्सा नहीं था। सोना ने हिम्मत जुटाई और भीड़ की हैरान नज़रों के बीच अपने छोटे छोटे पैरों से यश सिन्हा के सामने आज्ञाकारी होकर खड़ी हो गई। मिस गुप्ता ने अविश्वास में हल्के से अपने दांत पीसे। यश सिन्हा की कनपटी थोड़ी सी फड़की। वह नीचे झुका और कुछ सेकंड तक छोटी लड़की को घूरता रहा। वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, होमवर्क? सोना, उसने पूछा, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैंने उसे पूरा कर लिया, छोटी लड़की ने सिर नीचे करके धीरे से बताया। यश सिन्हा को लगा कि अगर यह उसकी अपनी बेटी नहीं होती तो वह इस शरारती बच्ची को बहुत पहले ही खाई में फेंक देता। मिस गुप्ता ने गहरी सांस ली और 4-5 साल की छोटी लड़की को देखा। उसने हार नहीं मानी। क्या सिर्फ एक बच्चा ही तो था? वह भी बच्चे पैदा कर सकती थी। तो उस औरत ने नकली मुस्कान पहनी और सोना के करीब जाने की कोशिश की। अरे, ये छोटी बच्ची कितने साल की है? उसने लगभग पूछ ही लिया, क्या इसकी कोई सौतेली माँ नहीं है? सोना ने अपनी बच्ची जैसी आवाज़ में धीरे से जवाब दिया, सोना 5 साल की है। मिस गुप्ता मुस्कुराई और उसका छोटा सा सिर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन यश सिन्हा ने आगे बढ़कर उस छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने अपनी पलकें थोड़ी सी उठाईं और कहा, तुमने जो परफ्यूम लगाया है वह बहुत तेज है। ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मिस गुप्ता, मैंने अभी जो तुमने कहा वह सुना ही नहीं। उसने हार नहीं मानी। वह मुस्कुराए और सोना के करीब जाने की कोशिश की, इसलिए उसने कहा, प्रेसिडेंट सिन्हा की बेटी कब हुई? ये पहली बार है जब हमने इसके बारे में सुना है। यश सिन्हा ने सोना को खींचा और एक कदम पीछे हट गया। उसने ताना मारा और पूछा, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती? उसने अपना हाथ उठाया और सोना के सिर के बालों पर हाथ फेरे बिना नहीं रह सका। उसने धीमी हंसी के साथ उसे धमकी दी, प्रोजेक्ट में सब कुछ तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। अगर तुम अपना ध्यान बच्चे पर लगाओगी तो सिन्हा परिवार को बेरहम कहने का दोष मत देना। यश सिन्हा समझ गया था कि मिस गुप्ता सोना के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि ठीक इसी वजह से यश सिन्हा का बचा हुआ सब्र पूरी तरह खत्म हो गया था। सोना ने पलकें झपकाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा ये देख लेंगे कि उसे यह आंटी पसंद नहीं है। ये देखकर कि बच्ची बिना पलक झपकाए उसे घूर रही है, यश सिन्हा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके गोरे और मुलायम चेहरे पर उंगली से छुआ। क्या अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने का कोई फायदा नहीं है? उसने ताना मारा और उसके गोल मटोल गालों को चिकोटी काटी। जब हम वापस जाएंगे तो आज रात मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसे मानना पड़ा कि यह बच्ची सच में बहुत बहादुर थी। पहले वह घर से भाग गई और अब वह अकेले चुपके से बाहर निकलने की हिम्मत कर रही थी। जब वह बड़ी होगी तो शायद स्वर्ग चली जाएगी। सोना ने अपने गालों को छुआ, लेकिन उसने यश सिन्हा को पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसे सच में पता था कि बच्चे को कैसे मारना है। असलियत ने साबित कर दिया कि गहरे पिता के प्यार और एक थप्पड़ के सामने एक बच्चे की इज्जत कुछ भी नहीं थी। सोना थोड़ी हिली और हिचकिचाते हुए उसके पीछे गई। उसकी छोटी सी आवाज़ नर्म थी जब उसने कहा, डैडी, मेरे दादाजी ने कहा था तुम बच्चे को मार नहीं सकते। यश सिन्हा उसकी चाल में नहीं फंसे। वह मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दादाजी सिन्हा ने यह भी कहा था कि एक आज्ञाकारी बेटा छड़ी की मार से ही बनता है। यश सिन्हा ने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है ना सोना? वह पहले ज्यादा गुस्सा नहीं थे, लेकिन इस बच्चे ने सच में सबक नहीं सीखा। यश सिन्हा सच में उसके नितंबों पर 2 थप्पड़ मारना चाहते थे। बाद में वह शांत हो गए और इस बारे में ध्यान से सोचा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस छोटी शैतान के इतने सारे बायोलॉजिकल पिता थे, उसके अलावा और किसने उसे मारा था? आखिर में वही बुरा आदमी था। बाकी 4 लोग इस मौके का फायदा उठाकर अच्छे लोग बनने का नाटक कर सकते थे। इसलिए यश सिन्हा एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की।
जब उसने उसे यह कहते सुना, लाठी के डर से ही बेटा आज्ञाकारी बनता है, तो सोना ने अपना सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हुआ, मेरे दादाजी ने भी मुझे कभी नहीं मारा। यश सिन्हा ने बिना किसी झिझक के कहा, प्यार करने वाली माँ अपने बेटे को बिगाड़ देती है। नहीं, नहीं, नहीं। छोटी लड़की ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, सोना तो बस एक मीट बॉल है। यश सिन्हा ने गुस्से और मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ गंभीर थी जब उसने आखिर में पूछा, तुम्हें अंदर कौन लाया? ये साफ था कि सोना में बिना किसी को पता चले अंदर आने की काबिलियत नहीं थी। ये साफ था कि कोई उसे अंदर लाया था। ये सुनकर छोटी लड़की की आंखों में चमक आ गई। बड़े भैया उसे अंदर लाए। खुशी और पूजा का वह छोटा सा भाव आम दिनों से बिल्कुल अलग था। यश सिन्हा की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। उसे अचानक एक संभावना का ख्याल आया। ये छोटी बच्ची, क्या उसे कम उम्र में ही प्यार हो गया है? उसकी आंखों में खुशी देखकर यश सिन्हा, उसके बूढ़े पिता को फिर से थोड़ा बुरा लगा। सोना ने एक नासमझ फैन की तरह अपना छोटा सा सिर उठाया और साफ आवाज में कहा, भैया अच्छे इंसान हैं। भैया सबसे अच्छे हैं। वह कभी किसी बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। यश सिन्हा ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया। अंदर ही अंदर उसे और भी पक्का यकीन हो गया कि उसे प्यार हो गया है। एक जवान लड़की की भावनाएं हमेशा काव्यात्मक होती हैं। वह समझ गया, समझ गया, समझ गया मेरा घंटा। जैसे ही यश सिन्हा के विचार बेकाबू हो रहे थे, यक्ष टॉयलेट से बाहर आया। जब उसने देखा कि उसका भाई और बेटी असल में यश सिन्हा के पास हैं, तो वह एक बुरे एहसास के साथ तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह सोना को जल्दी से ले जाने वाला था, यश सिन्हा ने उसकी तरफ नीचे देखा और ठंडे लहजे में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यक्ष उलझन में था। बच्चे को ले जा रहा हूँ। इस बार यश सिन्हा समझ गया, तो जिस भाई की बात वह छोटी लड़की कर रही थी, वह यही था। उस आदमी की आंखें थोड़ी खतरनाक हो गईं। उसने सोना की तरफ मतलब भरी नज़र से देखा और असल में उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने बड़ेपन से यक्ष से बात करने की पहल की। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? यक्ष खुश हो गया और उसने सिर हिलाया। अरे, ऐसी बात नहीं है। यह मेरे भाई का बच्चा है। अच्छा, वैसे मेरे परिवार में भी एक बच्चा है। उसे अच्छे दिखने वालों के साथ घूमना पसंद है। मुझे भी नहीं पता कि अपने बच्चों को नॉर्मली कैसे पढ़ाना चाहिए। उसने आह भरी। तुम्हें क्या लगता है कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए? ये सुनते ही यक्ष में तुरंत एनर्जी आ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और अपने पुराने पिटने के एक्सपीरियंस शेयर करने लगा। वह इसे यश सिन्हा को बताने के लिए तैयार था। अरे, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ प्रेसिडेंट सिन्हा। बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे छिपकर बाहर जाते हैं, उनमें प्यार की कमी होती है। सोना। यश सिन्हा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। यक्ष लगातार बोल रहा था। उसके कूल्हों पर बाएं दाएं थप्पड़ मारो। अगर वह न सुने तो फिर से थप्पड़ मारो। लंबे समय में तुम इस शैतान को जरूर बता दोगे कि दुनिया में स्वर्ग के अलावा नरक भी क्यों है। यक्ष पिटने के बारे में बात करते करते और ज्यादा गुस्सा होता जा रहा था। ये साफ था कि वह बहुत पिटा था। सोना को लगा कि उसके आइडल पर जो फिल्टर लगा था, वह टूटने वाला है। ये वह भाई नहीं था जिसे वह जानती थी। ये देखकर कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है, यश सिन्हा ने तुरंत हाथ बढ़ाया और यक्ष के सामने उसके कान का निचला हिस्सा पकड़ लिया। वह थोड़ा झुका, नाक सिकोड़ी और ठंडे होकर पूछा, भविष्य में क्या तुम अपने पिता के सामने ऐसा करने की हिम्मत करोगी? यश सिन्हा के भारी पिता के प्यार ने छोटी बच्ची को रुला दिया। सोना ने सिर नीचे कर लिया। नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। यक्ष ने कहा, तुम इतनी छोटी हो लेकिन तुम्हें पहले से ही इधर उधर घूमना और बड़ा होना आता है। तुम कैसे? जैसे ही वह बड़बड़ा रहा था, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अचानक सिर उठाया और हैरान रह गया। रुको, डैड, डैड। यश सिन्हा ने उसे नज़रअंदाज किया और छोटी बच्ची के गोल मटोल गालों को दबाया। उसे चिंता थी कि वह सच में जल्दी प्यार में पड़ जाएगी, इसलिए उसने बच्चे को उठाया और उसे घर ले जाकर सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। यक्ष कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया। उसने अपने सदमे की परवाह नहीं की और जल्दी से उसके पीछे भागा। वह हकलाते हुए बोला, अरे रुको रुको प्रेसिडेंट सिन्हा, यह मेरा भाई और बेटी है। तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो, तुम दिन दहाड़े बच्चे को नहीं छीन सकते। यश सिन्हा ने उस मंदबुद्धि आदमी को देखा जिसने उसे रोका था। उसने अपना गुस्सा दबाया और आलस से कहा, क्या तुमने अभी जो मैंने कहा वह नहीं सुना? यह मेरी सगी बेटी है। सोना को चिंता थी कि उसके पिता उसके भाई को बाहर निकाल देंगे, इसलिए उसने सहयोग किया और उसे डैडा कहकर बुलाया। यक्ष पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसके दो पिता और सिर्फ एक बच्चा कैसे हो सकता है? क्या सौरभ का अफेयर चल रहा था या यश सिन्हा ने उसे धोखा दिया था? धत, वह अपने अच्छे भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? वह नीच था। सोना रात को कार में सोने वाली थी। यश सिन्हा ने तो ऑफिस में सुबह तक ओवरटाइम करने का प्लान बनाया था। छोटी लड़की जरूर मना करेगी। उसने अपना छोटा सा चेहरा हाथों में लिया और प्यारी आवाज में बोली, बच्चों को लंबा होने के लिए सोना चाहिए।
उसका मतलब था कि वह ओवरटाइम काम नहीं करना चाहती थी। हालांकि यश सिन्हा ने इस बार मन बना लिया था। उसने उसकी तरफ बेफिक्री से देखा और स्वाभाविक रूप से सोना की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उसके लंबे अनुभव ने उसे सिखाया था कि बच्चों से बहस नहीं करनी चाहिए। उनका लॉजिक ऐसा कभी नहीं होता जिसे आम लोग समझ सकें। सोना धीरे धीरे सीधी बैठ गई और नाखुशी से अपने छोटे पैर हिलाने लगी। उसने अपना छोटा सा सिर झुकाया। उसने पहले भी पापा साहिल को इंग्लिश में बात करते देखा था। छोटा बच्चा थोड़ा जिज्ञासु था और खुद को तुलना करने से रोक नहीं पाया। डैडी शेन को इंग्लिश आती है। यश सिन्हा ने अपने फ़ोन पर टाइप करना बंद कर दिया। वह हंसा। मुझे भी। चलने की बात सुनकर यश सिन्हा खुद को सीधा बैठने से रोक नहीं पाया। उसकी सोच भरी नज़र बच्चे पर पड़ी। अगर सोना यह बात नहीं कहती तो बेहतर होता, लेकिन अब जब उसने ये कहा तो यश सिन्हा को भी एहसास हुआ कि उसकी बेटी को पढ़ाई पूरी करने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक टीचर की ज़रूरत है। छोटी लड़की उसकी नज़र से थोड़ी डर गई। उसने अपनी गर्दन सिकुड़ी और देखा कि आदमी ने अपना फ़ोन नीचे रख दिया है। उसने अचानक सोना से लापरवाही से एक सवाल पूछा, क्या तुम दूसरी भाषाएं बोलती हो? साहिल सूर्यवंशी भी कई भाषाएं जानने वाला व्यक्ति था, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। ऐसा नहीं था कि वह सोना के सामने उन्हें नहीं बोलता था। अगर छोटी लड़की में टैलेंट होता तो उसे उन्हें याद रखना चाहिए था। सामने बैठे ड्राइवर को एक अमीर परिवार के बच्चे की परेशानी का गहरा एहसास हुआ। ये सुनो, क्या इस तरह की रिक्वेस्ट कोई इंसान कर सकता है? हर कोई जीनियस नहीं होता। ये साफ था कि यश सिन्हा की बातों ने उसके सामने वाली छोटी बच्ची को परेशान कर दिया था। छोटी बच्ची ने अनिश्चितता से अपने छोटे पैर हिलाए। मुझे जापानी आती है। उसने ये गलती से तब सुना जब पापा एरिक गेम खेल रहे थे। उस समय पापा एरिक इतने गुस्से में थे कि वे आग बबूला हो गए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्द बुदबुदाए जो छोटे बच्चे समझ नहीं सकते थे। सोना को उनमें से एक याद था। उसे वह बहुत अच्छे से याद था। यश सिन्हा ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। तुम्हें क्या बोलना आता है? क्या तुम अपने पापा को बता सकती हो? देखो, उसकी बेटी में अभी भी भाषा का हुनर था। जैसे ही यश सिन्हा के पिता खुश हो रहे थे, छोटी बच्ची ने अपना पिछवाड़ा उनसे दूर कर लिया। उसकी छोटी सी आवाज़ लंबी थी। उसने सिर हिलाया और कहा, 8 चौकोर दांत वाली सड़क। यश सिन्हा, अब तुम जा सकते हो। यह क्या बकवास है? सामने वाले ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर दी। जब उसने उन दोनों की बातें सुनी तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया और हंसते हंसते मरते मरते बचा। ये देखकर कि प्रेसिडेंट सिन्हा गुस्से में आने वाले थे, ड्राइवर एक साथ कई काम कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे यह कहने की हिम्मत कहाँ से मिली। उसने कहा, प्रेसिडेंट सिन्हा, गुस्सा मत होइए। बच्चे बिना डरे बोलते हैं। देखिए, छोटी बच्ची कितनी जल्दी बोलना सीख रही है। कुछ हद तक वह भी एक जीनियस है। तो चुप रहो, यश सिन्हा ने कहा। अपनी गाड़ी चलाओ। अपने गुस्सैल प्रेसिडेंट से डांट खाने के बाद ड्राइवर ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वह बस आगे देखता रहा और गाड़ी चलाता रहा। अपने बेकार और गुस्से वाले असली पिता को देखकर छोटी बच्ची ने अपने होंठ चाटे और अपने भूखे पेट को पकड़ा। भूख लगी है, उसने उत्सुकता से कहा। वह भी अभी दावत से आई थी और अब उसे चिल्लाकर कह रही थी कि उसे भूख लगी है। यश सिन्हा का कभी कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि सामान्य बच्चे उसके परिवार की तरह कैसे खा सकते हैं। यह ऐसा नहीं लग रहा था कि साहिल सूर्यवंशी ने उसे सिखाया हो। यश सिन्हा ने उसका छोटा सा सिर दूर धकेला और उसके गोरे और मुलायम चेहरे को चिकोटी काटी। वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, तुम्हें ये किसने सिखाया जो तुमने अभी कहा? सोना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें मली और उसे थोड़ी नींद आने लगी। उसने अपना छोटा सा सिर यश सिन्हा की बाहों में छिपा लिया और थोड़ी सी जम्हाई ली। उसकी लंबी और मुलायम पलकें नीचे झुक गईं और उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे नींद आ रही है। यश सिन्हा कुछ कहने ही वाले थे कि उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने अपनी बाहों में अपनी बेटी की ओर देखा और उसकी पीठ थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने उसे गले लगा लिया ताकि वह जाग न जाए, इसलिए उसने बोलना जारी नहीं रखा। उसके पिता का आलिंगन गर्म और प्यार भरा था। थोड़ी देर बाद छोटी लड़की गहरी नींद में सो गई। यश सिन्हा असल में ड्राइवर से सिन्हा निवास की ओर गाड़ी चलाने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक किसी ने उन्हें फ़ोन किया। उस आदमी ने माथे पर बल डाले। उसे डर था कि सोना जाग जाएगी, इसलिए उसने बिना किसी भाव के फ़ोन उठाया। उसे लोगों को नोट्स देने की आदत नहीं थी। उसने फ़ोन पर अनजान नंबर देखा और उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। बहुत कम लोग थे जो उसका प्राइवेट नंबर जानते थे। पार्टनर्स और दादाजी सिन्हा के अलावा सिर्फ बाकी 4 कुत्ते थे। उस समय उन कुछ लोगों ने एक दूसरे को अपने नंबर दिए थे, लेकिन यश सिन्हा को उन्हें नोट देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। दूसरे शब्दों में, वे इसके लायक नहीं थे। उस आदमी ने फ़ोन उठाया और ठंडे और खतरनाक लहजे में बोला, तुम्हारे पास कुछ करने के लिए होना चाहिए, वरना। हेहेरिक, जिसने सिर हिलाया, ठंडी सांस ली। उसकी आवाज़ में आलस और नशे की हल्की झलक थी।
तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। यश सिन्हा ने एक भौं उठाई। उसे आज यहाँ तुम नहीं लाए थे, है ना? किडनैप करने का क्या मतलब है? उसने एक पल रुककर फिर पूछा, क्या तुमने शराब पी है? सामने बैठा शराबी यह सुनकर हंसने लगा। उसकी आवाज़ में आलस था। उसने कहा, हाँ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को यहाँ लाओ, नहीं तो मैं सीधे तुम्हारे ऑफिस आकर तुम्हें रोकूंगा। फोन के दूसरी तरफ यश सिन्हा को आखिरकार एहसास हुआ कि यह आदमी शायद सच में नशे में है। नहीं तो रात में उसे किस तरह के सपने आते। एरिक के फ़ोन कॉल की वजह से यश सिन्हा के पास ड्राइवर से रास्ता बदलने और सीधे उनके क्लब जाने के लिए कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही वह इस बेवकूफ़ एरिक के लाखों टुकड़े करना चाहता था, यश सिन्हा ने ऊपर से गहरी सांस ली और खुद को ज़बरदस्ती दिलासा दिया कि वह कहीं और नहीं रह रहा है। कार ने युवराज और फैज़ान को क्लब के ग्राउंड फ्लोर से उन्हें लेने आते हुए सुना। वे दोनों इतने नींद में थे कि एक दूसरे के सहारे खड़े थे। यश सिन्हा ने पहुंचते ही उन दोनों को देखा। उसने अपनी आंखें छोटी की और सीधे मुद्दे पर आया। एरिक आधी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है? फैज़ान ने ठंडी आवाज़ सुनी और डर के मारे कांप गई। वह पल भर में होश में आ गई। उसने अपने सिर के पीछे खुजलाया और कहा, मेरा मूड ठीक नहीं है। एक आदमी के कुछ दिन ऐसे होते हैं। यश सिन्हा। फैज़ान ने शरारती मुस्कान के साथ बात खत्म करने के बाद अपने हाथों में छोटे बच्चे को देखे बिना नहीं रह सकी। साथ ही वह ये कहना नहीं भूली, सोना बहुत प्यारी है। जब युवराज ने देखा कि प्रेसिडेंट सिन्हा किसी को मारने वाले हैं तो उसने जल्दी से फैज़ान के सिर पर थप्पड़ मारा और त्रासदी होने से रोक दिया। वह उन दोनों के पीछे सीढ़ियों से ऊपर गया। उसके बाकी टीम के साथी अपने कमरों में बैठे गेम खेल रहे थे। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर गया, यश सिन्हा को हल्की हल्की एरिक की आवाज़ सुनाई दी। शट अप, वहीं रुक जाओ। 3 भाषाएं सामने आईं। यश सिन्हा, ठीक है फिर। आखिरकार उसे समझ आ गया कि इस छोटी बच्ची ने ये सब किससे सीखा है। यश सिन्हा असल में युवराज से चाहते थे कि वह बच्चे को सुलाने के लिए एक शांत कमरा ढूंढे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कमरे में घुसते ही सोना जाग जाएगी। उसने अपनी आंखें मली और उस चमकदार कमरे में नर्म, उलझी हुई आवाज़ में देखा। डैडी, क्या सुबह हो गई? यश सिन्हा ने उसका छोटा सा सिर दबाया और बिना किसी भाव के जवाब दिया, अभी सुबह नहीं हुई है। वापस सो जाओ। उसके बगल में बैठे कोच ने एरिक की कुर्सी पर लात मारी और पूछे बिना नहीं रह सका, बच्ची यहाँ है। क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? ये सुनकर कि उसकी बेटी यहाँ है, एरिक ने उस क्रिस्टल को देखा जो पहले ही फट चुका था और शांति से अपना फ़ोन रख दिया। छोटी बच्ची ने अपनी आंखें मलीं। जब उसे ज़मीन पर रखा गया तो वह थोड़ी उलझन में थी। उसने ज़मीन पर ऐसे कदम रखा जैसे वह रुई पर चल रही हो और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। यश सिन्हा ने अपनी पलकें उठाईं। उसे अब उसकी ऐसी हालत देखने की आदत हो गई थी। उसने अपना पैर बढ़ाया और उस बेवकूफ़ कुत्ते की पूंछ पर कदम रखा जो सोना पर झपटने वाला था। उसने छोटे पिल्ले पर ठंडी मुस्कान दी। छोटा पिल्ला, फक अप। क्या कुत्ते को इंसानी अधिकार नहीं मिलते? तुम्हारी बेटी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। एक कुत्ते के तौर पर क्या उसके लिए गर्म जगह ढूंढना गलत है? कोई हैरानी नहीं कि सोना के दादाजी हमेशा यश सिन्हा जैसा न बनने के लिए टोकते रहते थे। एक कुत्ते को भी परेशान किया गया। ये तो सरासर अमानवीय था। जो छोटी बच्ची अभी अभी जागी थी और पूरी तरह होश में नहीं थी, वह बिना किसी वजह के गिर गई। वह सच में हैरान थी। जैसे ही वह उलझन में रोने वाली थी, एरिक ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे स्पोर्ट्स कुर्सी पर बिठा दिया। कुर्सी थोड़ी घूमी। एरिक ने अपनी दादी की प्यारी बेटी को अपनी बाहों में लिया और झुककर उसके गाल पर धीरे से किस किया। सोना ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और कहा, डैडी, आप शराब पी रहे हैं। एरिक ने इससे इनकार नहीं किया। उसने शायद ही कभी ऐसा किया हो। उसने उसका छोटा सा चेहरा पकड़ा और उसे एक सही मूल्यांकन दिया। तुम्हारा वजन फिर से बढ़ गया है। यश सिन्हा, तस्क। ये शुरू से ही एक बड़ा झटका था। सोना ने अपने पेट पर रखे मांस को देखा और नाखुश होकर कहा, मैंने अभी अभी खाना खत्म किया है। यश सिन्हा ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि अभी किसने कहा था कि मुझे भूख लगी है। इस बार छोटी लड़की खुद से और झूठ नहीं बोल पाए। उसने नाक सिकुड़ी और अपना सिर एरिक की बाहों में छिपा लिया। कंजूस, बुरे पापा। यश सिन्हा ने एक कुर्सी खींची और बैठ गए। उनके अपने बच्चे को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया था। हालांकि वह शांत होना चाहते थे, लेकिन वह गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाए। तुमने फ़ोन क्यों किया? एरिक ने जवाब दिया, ओह, कुछ खास नहीं। उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में छेड़ा और लापरवाही से कहा, मेरी अभी अभी एक टीम के एक सदस्य से लड़ाई हुई है। यश सिन्हा ने पछतावे से कहा, यह दुख की बात है। मुझे लगा कि वे मेरे मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। आखिरकार छोटी लड़की खूबसूरती पसंद करने वाली थी। उसे शायद अपने बूढ़े पिता की खूबसूरती का एहसास अगले अगले ही पल वह मुड़ा और उसे गले लगा लिया। जैसे ही यश सिन्हा के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, एरिक ने ठंडी हंसी हंसी। अगर उसने मेरे चेहरे को छूने की हिम्मत की तो आज सिर्फ लड़ाई नहीं होगी। उसकी गोद में बैठे छोटे बच्चे ने यह सुनकर अपना छोटा सा सिर हिलाया।
उसकी आंखें साफ थीं और उसने मासूम बच्चे जैसी आवाज में पूछा, डैडी क्यों लड़ रहे हैं? एरिक ने एक पल सोचा, अगर वह मुझे लात मारना चाहता है तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। उस आदमी ने आलस भरे अंदाज में कहा, इसलिए मैंने पहले ही कदम उठाया और उसे पानी में लात मार दी। हाँ, ठीक है, ये वजह बहुत अजीब थी। नासमझ छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया और अपने पिता की बाँह पकड़ ली। उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर डैडी शराब क्यों पीते हैं? एरिक उसके सवालों की इस सिलसिले से हैरान था। वह आदमी हंसे बिना नहीं रह सका। उसने उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कहा, तुम्हारे इतने सारे सवाल क्यों हैं? सोना ने अपने छोटे छोटे पैर हिलाए और कहा, क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ। एरिक ने उसका छोटा सा चेहरा पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे को बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ों से बिना वजह सवाल मत पूछो। लेकिन एरिक ने अपनी थोड़ी छुई और कहा, अगर भविष्य में कोई तुम्हें परेशान करे तो हमें पहले हमला करना होगा। उस बेवकूफ़ को देखो जिसे मैंने लात मारकर गिरा दिया। वह मुझे परेशान करना चाहता था लेकिन नाकाम रहा। युवराज का मुंह टेढ़ा हो गया। यह एक बहुत ही बेरहम आदमी था। क्या वह अपने बच्चे की सही परवरिश कर पाएगा? यश सिन्हा ने उसके गंभीर चेहरे को देखा और अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर तुम उसे ऐसे ही सिखाते रहे तो क्या होगा अगर तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए? युवराज को राहत मिली। आखिरकार एक सामान्य बच्चा तो मिला। एरिक ने अपनी पलकें उठाईं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? यश सिन्हा ने ताना मारा। जब हमें पता है कि उसकी नीयत खराब है तो बेशक हमें उसे पीट पीट कर मार डालना चाहिए। छोटे लड़के ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और अपने दोनों पिताओं को देखा। उसने आज्ञाकारी आवाज में कहा, लोगों को पीटना अच्छी बात नहीं है। यश सिन्हा ने कहा, ओह, तो हम उसे आधा मार डालेंगे। युवराज, ये दोनों बहुत ही बेरहम लोग हैं। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। अगर सोना भविष्य में बिना किसी बुराई के बड़ी हो पाती तो उसे अपने मजबूत जीन्स के लिए अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना पड़ता। एरिक ने अपना सिर नीचे किया और हल्की सी आह भरी। उसने सोचा कि दुनिया का ताज जल्द ही बिना किसी वजह के ऊपर उठ जाएगा। अगर यह पहले की बात होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लड़ाई जीतता और छुट्टी पर चला जाता। वह बस लड़ाई हार जाता और घर चला जाता। लेकिन अब उस आदमी ने अपनी आंखें नीचे की और धीरे से अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर रगड़ा। उसकी नज़रें उलझी हुई थीं। वह अपनी बेटी को निराश नहीं करना चाहता था। सोना बहुत ही संवेदनशील थी। उसकी आंखें एक पल के लिए चमकीं, फिर उसने अपना गोल-मटोल शरीर थोड़ा सा घुमाया और उसे धीरे से गले लगा लिया। डैडी, मुझे गले लगा लो। एरिक खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसने अपनी बाहों में आज्ञाकारी बच्ची को धीरे से थपथपाया, ये सोचते हुए कि उसकी बेटी बहुत समझदार है। उसने आलस भरे अंदाज में कहा, कुछ कहने की कोशिश करते हुए, आज चांद कितना बड़ा है। यश सिन्हा की भौहें तन गईं। क्या तुम खुद जैसे नहीं रह सकते? मुझे तुम्हारे इतने कलात्मक होने से डर लगता है। ओह, एरिक ने कहा, आज चांद सच में बहुत बड़ा है। यश सिन्हा अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। दफा हो जाओ। एरिक ने ठंडी सांस ली और अपनी बाहों में अपनी बेटी को नीचे देखा। उसे लगा कि उसे पहले से ही सिखाना होगा। क्या सोना जानती है कि बुरा इंसान कौन होता है? उसने उसके गालों को चिकोटी काटी और गंभीर अंदाज में बच्चे को सिखाना शुरू किया। सोना ने जवाब दिया, हाँ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी छोटी सी पीठ सीधी थी। उसने अपने बच्चे जैसे होठों को काटा और प्यारी आवाज में कहा, हत्या और आगजनी। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वह मर जाएगा। एरिक, यश सिन्हा, ये शब्द बिना किसी शक के यश सिन्हा ने सिखाए थे। एरिक ने अपनी बेटी के मुलायम गालों को एक अनोखे अंदाज में चिकोटी काटी। वह मुस्कुराया और अपनी आंखें छोटी करते हुए आलस भरे अंदाज में उसे ठीक किया, सिद्धांत रूप में ऐसा ही होता है। बुरे लोगों के तौर पर हमें अपना कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से अपना कर्ज भूल नहीं सकते। कोच के मुंह का कोना फड़का। वह अब और नहीं सुन सकता था। उसने अपनी स्पोर्ट्स चेयर को लात मारी और कहा, तुम्हें चुप रहना चाहिए, बूढ़े आदमी। अगर तुम इसी तरह पढ़ाते रहे तो अच्छे बैकग्राउंड वाला बच्चा भी म्यूटेंट बन जाएगा। भगवान की माँ को अपना कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं होती। एरिक ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसने नाराज़ कोच को देखा और नाक सिकुड़ी। उसने आलस से पूछा, किसने कहा कि मेरी बेटी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए? अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा आसान बुरा इंसान बनना था। कम से कम जब कोई बुरा इंसान एक हद तक बुरा होता था तो उसे नुकसान नहीं होता था। आखिरकार कहानियों में सभी बुरे लोगों का कर्म बुरा नहीं होता। एरिक का लॉजिक अकाट्य था। कोच ने आंखें घुमाईं और उसे इशारा किया कि बच्चे को प्रेसिडेंट सिन्हा को वापस कर दे। अगर मैंने सच में तुम्हें उसे कुछ दिनों के लिए पढ़ाने दिया तो मुझे लगता है कि एक प्यारी लड़की न सिर्फ लोगों को लात मार पाएगी बल्कि वह अपने कीबोर्ड से तुमसे बहस भी कर पाएगी। सोना भी थोड़ी उदास थी। उसने अपने होंठ हल्के से सिकुड़े और साफ आवाज में कहा, सोना को लोगों को डांटना नहीं आता। यक्ष की बातें याद करके छोटा लड़का अपनी गर्दन सिकोड़ गया। अगले ही पल वह मुड़ा और उसे गले लगा लिया।
जैसे ही यश सिन्हा के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, एरिक ने ठंडी हंसी हंसी। अगर उसने मेरे चेहरे को छूने की हिम्मत की तो आज सिर्फ लड़ाई नहीं होगी। उसकी गोद में बैठे छोटे बच्चे ने ये सुनकर अपना छोटा सा सिर हिलाया। उसकी आंखें साफ थीं और उसने मासूम बच्चे जैसी आवाज में पूछा, डैडी क्यों लड़ रहे हैं? एरिक ने एक पल सोचा, अगर वह मुझे लात मारना चाहता है तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। उस आदमी ने आलस भरे अंदाज में कहा, इसलिए मैंने पहले ही कदम उठाया और उसे पानी में लात मार दी। हाँ, ठीक है, ये वजह बहुत अजीब थी। नासमझ छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया और अपने पिता की बाँह पकड़ ली। उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर डैडी शराब क्यों पीते हैं? एरिक उसके सवालों की इस सिलसिले से हैरान था। वह आदमी हंसे बिना नहीं रह सका। उसने उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कहा, तुम्हारे इतने सारे सवाल क्यों हैं? सोना ने अपने छोटे छोटे पैर हिलाए और कहा, क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ। एरिक ने उसका छोटा सा चेहरा पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे को बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ों से बिना वजह सवाल मत पूछो। लेकिन एरिक ने अपनी ठोड़ी छुई और कहा, अगर भविष्य में कोई तुम्हें परेशान करे तो हमें पहले हमला करना होगा। उस बेवकूफ़ को देखो जिसे मैंने लात मारकर गिरा दिया। वह मुझे परेशान करना चाहता था लेकिन नाकाम रहा। युवराज का मुंह टेढ़ा हो गया। यह एक बहुत ही बेरहम आदमी था। क्या वह अपने बच्चे की सही परवरिश कर पाएगा? यश सिन्हा ने उसके गंभीर चेहरे को देखा और अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह ... अगर तुम उसे ऐसे ही सिखाते रहे तो क्या होगा अगर तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए? युवराज को राहत मिली। आखिरकार एक सामान्य बच्चा तो मिला। एरिक ने अपनी पलकें उठाईं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? यश सिन्हा ने ताना मारा। जब हमें पता है कि उसकी नीयत खराब है तो बेशक हमें उसे पीट पीट कर मार डालना चाहिए। छोटे लड़के ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और अपने दोनों पिताओं को देखा। उसने आज्ञाकारी आवाज में कहा, लोगों को पीटना अच्छी बात नहीं है। यश सिन्हा ने कहा, ओह, तो हम उसे आधा मार डालेंगे। युवराज, ये दोनों बहुत ही बेरहम लोग हैं। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। अगर सोना भविष्य में बिना किसी बुराई के बड़ी हो पाती तो उसे अपने मजबूत जीन्स के लिए अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना पड़ता। एरिक ने अपना सिर नीचे किया और हल्की सी आह भरी। उसने सोचा कि दुनिया का ताज जल्द ही बिना किसी वजह के ऊपर उठ जाएगा। अगर यह पहले की बात होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लड़ाई जीतता और छुट्टी पर चला जाता। वह बस लड़ाई हार जाता और घर चला जाता। लेकिन अब उस आदमी ने अपनी आंखें नीचे की और धीरे से अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर रगड़ा। उसकी नज़रें उलझी हुई थीं। वह अपनी बेटी को निराश नहीं करना चाहता था। सोना बहुत ही संवेदनशील थी। उसकी आंखें एक पल के लिए चमकी, फिर उसने अपना गोल मटोल शरीर थोड़ा सा घुमाया और उसे धीरे से गले लगा लिया। डैडी, मुझे गले लगा लो। एरिक खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसने अपनी बाहों में आज्ञाकारी बच्ची को धीरे से थपथपाया, ये सोचते हुए कि उसकी बेटी बहुत समझदार है। उसने आलस भरे अंदाज में कहा, कुछ कहने की कोशिश करते हुए, आज चांद कितना बड़ा है। यश सिन्हा की भौहें तन गईं। क्या तुम खुद जैसे नहीं रह सकते? मुझे तुम्हारे इतने कलात्मक होने से डर लगता है। ओह, एरिक ने कहा, आज चांद सच में बहुत बड़ा है। यश सिन्हा अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। दफा हो जाओ। एरिक ने ठंडी सांस ली और अपनी बाहों में अपनी बेटी को नीचे देखा। उसे लगा कि उसे पहले से ही सिखाना होगा। क्या सोना जानती है कि बुरा इंसान कौन होता है? उसने उसके गालों को चिकोटी काटी और गंभीर अंदाज में बच्चे को सिखाना शुरू किया। सोना ने जवाब दिया, हाँ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी छोटी सी पीठ सीधी थी। उसने अपने बच्चे जैसे होठों को काटा और प्यारी आवाज में कहा, हत्या और आगजनी। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वह मर जाएगा। एरिक, यश सिन्हा, ये शब्द बिना किसी शक के यश सिन्हा ने सिखाए थे। एरिक ने अपनी बेटी के मुलायम गालों को एक अनोखे अंदाज में चिकोटी काटी। वह मुस्कुराया और अपनी आंखें छोटी करते हुए आलस भरे अंदाज में उसे ठीक किया, सिद्धांत रूप में ऐसा ही होता है। बुरे लोगों के तौर पर हमें अपना कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से अपना कर्ज भूल नहीं सकते। कोच के मुंह का कोना फड़का। वह अब और नहीं सुन सकता था। उसने अपनी स्पोर्ट्स चेयर को लात मारी और कहा, तुम्हें चुप रहना चाहिए, बुरे आदमी। अगर तुम इसी तरह पढ़ाते रहे तो अच्छे बैकग्राउंड वाला बच्चा भी म्यूटेंट बन जाएगा। भगवान की माँ को अपना कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं होती। एरिक ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसने नाराज कोच को देखा और नाक सिकुड़ी। उसने आलस से पूछा, किसने कहा कि मेरी बेटी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए? अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा आसान बुरा इंसान बनना था। कम से कम जब कोई बुरा इंसान एक हद तक बुरा होता था तो उसे नुकसान नहीं होता था। आखिरकार कहानियों में सभी बुरे लोगों का कर्म बुरा नहीं होता। एरिक का लॉजिक अकाट्य था। कोच ने आंखें घुमाईं और उसे इशारा किया कि बच्चे को प्रेसिडेंट सिन्हा को वापस कर दे। अगर मैंने सच में तुम्हें उसे कुछ दिनों के लिए पढ़ाने दिया तो मुझे लगता है कि एक प्यारी लड़की न सिर्फ लोगों को लात मार पाएगी बल्कि वह अपने कीबोर्ड से तुमसे बहस भी कर पाएगी।
सोना भी थोड़ी उदास थी। उसने अपने होंठ हल्के से सिकुड़े और साफ आवाज में कहा, सोना को लोगों को डांटना नहीं आता। यक्ष की बातें याद करके छोटा लड़का अपनी गर्दन सिकुड़ गया। टीचर लिसा को बस यही लगा कि इस तरह के हैंडसम आदमी की मुस्कान बहुत ज्यादा लुभावनी थी। उसने खालीपन से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, आप हमारे यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई कैसे सोच सकता है कि आप बुरे इंसान हैं। लेकिन दीवानगी खत्म होने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रुको, टीचर लिसा की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। ये सोना के बच्चे के माता पिता? एरिक ने आलस से हाँ कहा। उसका हाव भाव नकली नहीं लग रहा था। एक पल के लिए टीचर लिसा को ऐसा लगा जैसे उसने कोई अविश्वसनीय रहस्य खोज लिया हो। वह एक पल के लिए हिचकिचाए और हिचकिचाते हुए पूछा, आप भी सोना के माता पिता हैं? ये भी बहुत मतलब वाला था। एरिक ने दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर हैरान करने वाला भाव देखा और उसे मजा आया। हाँ, उसकी बात तो छोड़ो, अगर टीचर लिसा को पता चलता कि टॉप क्लास सौरभ भी सोना का बायोलॉजिकल पिता है तो चूजी स्कूल शायद फट जाता। टीचर लिसा ने थोड़ी सी लारने ली। उसने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी उमड़ती भावनाओं को दबाया और ध्यान से कहा, सोना स्कूल में आमतौर पर बहुत आज्ञाकारी है। एरिक आलस से दरवाजे से टिका हुआ था। उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़े और उसने सामान्य भाव से कहा, मेरी बेटी आज्ञाकारी कैसे नहीं हो सकती? टीचर लिसा, भगवान, एरिक सच में वैसा ही था जैसा अफवाहों में कहा जाता था। वह बोलते समय बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था। एरिक स्कूल में मुख्य रूप से ये देखने आया था कि क्या कोई ऐसा है जिसे मौत का डर नहीं है और जो उसकी लड़की को परेशान कर रहा है। आखिर में उसने किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा। उसे बस दो परेशान करने वाले बच्चों की झलक मिली, रोहित और नमित। उसने क्लास को सोच समझकर देखा। उसकी आंखें हल्की सी चमकी, लेकिन वह इसके पीछे का मतलब नहीं समझ पाया। ये दोनों बच्चे क्या मेरी लड़की से कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए नहीं हैं? एरिक का मतलब पहले से ही बहुत साफ था। इन दोनों स्वरों को साफ तौर पर उसकी गोभी के लिए भावनाएं थीं। हालांकि रोहित और सोना खून के रिश्ते से जुड़े थे, लेकिन 5 साल का बच्चा क्या जानेगा। इस बच्चे के दिल में साफ तौर पर अभी भी उसकी बेटी के लिए अटूट भावनाएं थीं। टीचर लिसा एरिक जितनी समझदार नहीं थी। उसने एक पल सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, क्लास में उनमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एरिक ने ताना मारा, अच्छा खेल रहे हैं? उसने ऐसा नहीं देखा। एरिक, जो देखने और जाने के इरादे से आया था, वहीं रुक गया। वह आलस से दरवाजे से टिक गया और चुपचाप सोना के क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगा। टीचर लिसा ने हिचकिचाते हुए पूछा, सोना के पापा, आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं चलते? क्लास के बाद वापस आ जाएगा। उसके सोना के पापा कहने से एरिक को थोड़ा अच्छा लगा। उसने कुछ सेकंड के लिए क्लासरूम की तरफ देखा और टीचर की मेहरबानी को विनम्रता से मना कर दिया। क्लासरूम में टीचर शीना बच्चों के साथ गाने बजा रही थीं। स्टेज के नीचे बैठे छोटे छोटे बच्चे सिर झुकाकर कागज पर लिख और बना रहे थे, और टाइटल था, घर। दूसरे बच्चों के लिए ये सवाल बस 3 लोगों के परिवार की तस्वीर बनाने जैसा था। जब सोना की बारी आई तो वह हिचकिचाई। जब उसने अपना होमवर्क जमा किया तो छोटी बच्ची पेंटब्रश पकड़े हुए थी और हिली नहीं। उसे नहीं पता था कि क्या बनाना है। उसने अपनी घुंघराली पलकें नीचे की और हल्के से अपने होंठ सिकुड़े। टीचर शीना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें बस लगा कि छोटी बच्ची को बनाना नहीं आता। उन्होंने जल्दी से सोना के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराकर उसे दिलासा दिया कि सब ठीक है। कागज रखने के बाद टीचर ने स्टेज पर बैठे बच्चों से उनके माता पिता के बारे में बात करने को कहा। पीछे के दरवाजे पर खड़ा एरिक उम्मीद नहीं कर रहा था कि टीचर ऐसा सवाल पूछेगी। उसने पीछे बैठी छोटी बच्ची को देखा। सोना ने अपना सिर नीचे किया और अपनी टांगें हिलाईं। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। टीचर शीना ने कहा, एक पिता का प्यार और एक माँ का प्यार दोनों ही किसी के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, है ना? रोहित ने अपने होंठ सिकोड़े। हाँ, प्यार तुम्हारी माँ के तुम्हें पीटने जैसा होता है। ये कभी भी सही नहीं होता। टीचर शीना, उन्होंने शरारती बच्चे को घूर कर देखा। चुप रहो। टीचर, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हाथ ऊपर करो। हर माता पिता अलग अलग तरीकों से अपना प्यार दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना कि अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय बिताना। अब कौन सा बच्चा बताना चाहेगा कि आपके माता पिता आपको आमतौर पर कैसे सिखाते हैं? ये सुनते ही क्लास के कुछ बच्चों ने तुरंत हाथ ऊपर कर दिए। आओ नमित, हमें इसके बारे में बताओ। टीचर शीना ने नमित की ओर इशारा किया, जो सोना के बगल में बैठा था। उस छोटे लड़के ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, अच्छा इंसान बनो और मातृभूमि की सेवा करो। बहुत बढ़िया। क्या कोई और बच्चा है? क्लास में लगभग सभी बच्चों का नाम लिया गया, सिवाय सोना के, जो एक पुराने साधु की तरह शांति से ध्यान में बैठी थी। टीचर शीना ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सोना की ओर इशारा किया और साफ आवाज में कहा, तो चलो सोना से पूछते हैं कि उसके माता पिता ने उसे कैसे सिखाया। ठीक है। ये बात सुनकर उस छोटे लड़के ने अपना सिर हिलाया।
बेशक उसे पता था कि जवाब कैसे देना है। आखिर उसके पिता ने उसे कल रात ही सिखाया था। छोटी लड़की शांत भाव से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था जिसे देखकर दरवाजे के पीछे एरिक की भौहें तन गईं। उसे अचानक बुरा महसूस हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, सोना ने अपने हाथ पीछे किए और कहा, मेरे डैडी ने कहा कि हम जैसे बुरे लोगों को अपनी अच्छाई का बदला नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी नफरत याद रखनी चाहिए। छोटी लड़की ने सिर हिलाया और कहा, जो हमारा विरोध करते हैं उन्हें मर जाना चाहिए। 5 साल की बच्ची को इस वाक्य का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अपने पिता की बातें सुनकर उसे लगा कि उसके डैडी ने जो कहा वह सही था। उसे कुछ पता नहीं था। जब दरवाजे के पीछे खड़े एरिक ने टीचर लिसा की हैरान नज़रें देखीं तो उसे अपना सिर दीवार से टकराने का मन हुआ। कितनी बेवकूफ़ लड़की है। क्या उसने उसे ये सब इसलिए सिखाया था ताकि वह इतने सारे लोगों के सामने ये कह सके, बाकी सब कुछ मर जाना चाहिए। खुशकिस्मती से वह 5 साल की बच्ची थी। अगर वह बड़ी होती तो उसे अपराधी के तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता। टीचर शीना भी हैरान रह गईं। उन्होंने सख्ती से हाथ हिलाया और सोना को बैठने का इशारा किया। उन्हें लगा कि आजकल के सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। स्कूल खत्म होने से पहले टीचर ने उसे होमवर्क दिया। इसका सामान्य मतलब था कि अपने माता पिता से बात करो, उनसे उनके रोज़ाना के काम के बारे में पूछो और फिर एक निबंध लिखो। सोना थोड़ी सी मेज पर झुकी हुई थी, लिखने की कोशिश कर रही थी, पेन की कैप चबा रही थी। एरिक अभी भी ट्रेनिंग रूम में था। उसे अपने पिता को परेशान करने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे अपनी जानी पहचानी शब्दावली भरने की कोशिश कर रही थी, एक अस्पष्ट निबंध लिखने की कोशिश कर रही थी। छोटी लड़की पेन पकड़े हुए अस्थिर होकर बैठी थी, ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल सो जाएगी। जब युवराज ने होली शट अप कहा तो छोटी लड़की इतनी डर गई कि उसे लगा कि भूकंप आ गया है। वह अनजाने में टेबल के नीचे चली गई। आखिर में एरिक उसे बाहर खींच कर लाया। उसने धीरे से छोटी लड़की की पीठ थपथपाई और उसे दिलासा देते हुए कहा, अगर भूकंप नहीं है तो डरो मत। अपनी डरी हुई बेटी को समझाने के बाद एरिक ने युवराज को घूरा। तभी उसे हिसाब बराबर करने का मौका मिला। उसने पूछा, तुम लोग आत्माओं को क्या कह रहे हो? युवराज ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और अपना फ़ोन लेकर बाहर चला गया। उसने एरिक को कोहनी मारी और याद दिलाया, भाई एरिक, तुम और प्रेसिडेंट सिन्हा ट्रेन कर रहे हो। एरिक, यह क्या बकवास है? अपनी डरी हुई बेटी को देखने के बाद उसने अपने शब्द वापस ले लिए। उसका और यश सिन्हा का कोई लेना देना नहीं था, तो वे ट्रेंडिंग में कैसे आ गए? एरिक हैरान रह गया। उसकी बाहों में छोटी लड़की अपनी गर्दन बाहर निकालकर अपना फ़ोन देखना चाहती थी, लेकिन एरिक ने उसे वापस अपनी बाहों में दबा लिया। उसने ध्यान से हॉट सर्च देखे, फिर वह गुस्से में हंसा। सिन्हा कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट का रात में एचएल क्लब में जाकर सुशेन के साथ अफेयर होने का क्या मतलब था? यह क्या बकवास है? अगर यह सिर्फ एक अफवाह होती तो ठीक था, लेकिन बाद में किसी ने एक सीन जारी किया जिसमें वह सोना को चिड़ियाघर ले गया और यश सिन्हा से मिला और वे दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। उस समय वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्टेज पर थे। अफवाह अफेयर कैसे बन गई? ये साफ था कि उस समय वे दोनों एक दूसरे से नफरत करने की स्टेज पर थे। आखिर में जब अफवाहें फैलीं तो यह अफेयर बन गया। एरिक ने ब्लॉगर की पोस्ट खोली। उसने तो ये भी कहा कि तस्वीरें और सच्चाई भी है। उन दोनों की आधी रात को प्राइवेट मीटिंग हुई थी और उन पर एक बच्चा होने का शक था। युवराज उनकी कहानियां बनाने की काबिलियत से बहुत प्रभावित हुआ। बच्चा भी आ गया। सच में तस्वीरें और सच्चाई है। उनकी प्यार भरी आंखें देखो। मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ, प्यार भरी, हा 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 हा। अगर तुम दीवार को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। प्रेसिडेंट सिन्हा की इज्जत खराब हो गई है। मेरी देवी सू को कसकर पकड़ो। चलो ये साफ कर देते हैं कि हमारा भाई स्ट्रेट है। तुम उस बच्चे के बारे में क्या कहोगे? वे दोनों आधी रात को मिले थे। मुझे अब भी लगता है कि उनके बीच कुछ है। दफा हो जाओ, तुम्हारी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? मुझे माफ़ करना, मैं सर्वशक्तिमान सू और प्रेसिडेंट सिन्हा के बीच खड़ा हूँ। क्या वे दोनों साथ में अच्छे लगते हैं? हा 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 हा। क्या सीपी फैंस अपने आप बच्चे को इग्नोर कर देते हैं? वैसे वह बच्चा कौन है जिसे मोज़ेक से छिपाया गया था? मुझे बहुत जानने की इच्छा है। एरिक कुछ सेकंड के लिए सैंड स्कल्पचर की दिशा देखकर हैरान रह गया। ऐसा नहीं था कि वह शकल में ट्रेंडिंग सर्च में नहीं आया था। सर्वशक्तिमान एरिक लोगों को मार रहा है, फेक मैच और वर्ल्ड कप के बारे में अफवाहें थीं, लेकिन कोई स्कैंडल नहीं था। अब न सिर्फ ये बात बाहर आई, बल्कि टारगेट भी यश सिन्हा था। फैज़ान पास आए और ट्रेंडिंग सर्च का कंटेंट देखकर आह भरे बिना नहीं रह सकी। यश सिन्हा के साथ कौन इसे अच्छे से नहीं फैला सकता था? इस साल के नेटिजन्स को संभालना सच में आसान नहीं है। एरिक सहमत हुआ। यश सिन्हा के साथ अफवाह कौन फैलाना चाहेगा? क्या उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी? फैज़ान भी उतनी ही गुस्से में थी। तुम्हारे साथ अफवाह फैलाना आसान है। प्रेसिडेंट सिन्हा की पर्सनैलिटी का अपमान कर रहा है। एरिक, उसने फैज़ान को लात मारकर दूर कर दिया।
दफा हो जाओ। किसी को नहीं पता था कि किस बेहुदा मीडिया आउटलेट ने ऐसी खबर फैलाई थी। वे एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे और एक दूसरे की मां को देख रहे थे। वे साफ तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। इंटरनेट पर दर्शक भी खाली नहीं बैठे थे। कुछ लोगों ने तो सोना की पहचान उजागर करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्हें मोज़ेक से ढक दिया गया था, इसलिए वे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए। अनको हम जैसे ही एरिक गुस्से में दांत पीस रहा था और किसी को मारने ही वाला था, युवराज, जो अभी अभी नीचे टॉयलेट गया था, ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह अंदर भागा और बोला, भाई एरिक, अंदाज़ा लगाओ मैंने अभी क्या देखा। एरिक, उसने बिना किसी भाव के अपनी बिना बटन वाली पैंट पर नज़र डाली। जब उसने अपनी बेटी को देखा, जो अपनी बाहों में एक पेन और टोपी पकड़े हुए थी और उसे उत्सुकता से देख रही थी, तो एरिक ने जल्दी से उसकी आंखें ढक दी और दांत पीसते हुए कहा, अपनी पैंट पहनो। युवराज ने नीचे झुककर अपनी खुली हुई फूलों वाली अंडरपैंट देखी। ओह, हम कौन हैं? उसने अपने होंठ सिकोड़े और अपनी बेल्ट बांधी। वैसे मैंने अभी नीचे एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने खुद को तुम्हारा पिता बताया। युवराज ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये सच है भाई एरिक? एरिक, भाड़ में जाओ। ऐसे अमीर परिवार सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले होते हैं। हो सकता है कि घोषणा के तुरंत बाद किसी ने उनके बूढ़े आदमी को बता दिया हो। जब वे दोनों बात कर रहे थे, तब तक फैजान किसी को अंदर ले आया था। बूढ़े शर्मा का शरीर बहुत मजबूत था। वह अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। जब से उसने क्लब में कदम रखा था, उसकी भौहें तनी हुई थीं। जब उसने अपने इस नालायक पोते एरिक को देखा, तो उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। तुम दोनों एक प्राइवेट मीटिंग में कैसे पकड़े गए? बेस में मौजूद लोगों की इज्जत भरी नज़रों के सामने बूढ़ा शर्मा इतना गुस्से में था कि आग बबूला हो रहा था। अगर एरिक ने अपनी प्यारी पोती को गोद में न उठाया होता, तो वह सीधे हमला कर देता। बूढ़े शर्मा ने एरिक को घूर कर देखा और नाखुशी से कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं। अगर मेरी पोती को दूसरे लोग देख लें तो तब क्या होगा? बूढ़ा शर्मा गुस्सा और डरा हुआ दोनों था। युवराज ने चुपचाप एरिक के लिए एक मोमबत्ती जलाई। ये पक्का उसका बायोलॉजिकल पिता था। दादाजी, एरिक की बाहों में छोटी बच्ची ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। उसकी बिल्ली जैसी आंखें साफ थीं और उसकी छोटी सी आवाज़ थोड़ी खींची हुई थी। उसके शब्दों में खुशी भरी थी। एरिक उसकी खुशी सुन सकता था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसके छोटे से सिर को छेड़ा और हम्फ किया। जब तुम्हें दादाजी मिल गए तो तुम अपने पिता को भूल गई। जब मैं आया तो तुम इतनी खुश क्यों नहीं दिखी? सोना पास गई और जल्दी से अपने पिता को किस किया। बूढ़े मास्टर शर्मा के आने पर एरिक को छोड़कर जो ठीक नहीं लग रहा था, बेस में बाकी टीम के सदस्य भी हैरान थे। आखिरकार वे क्लब में अकेले थे। अगर वे साथ नहीं रहते तो वे अपनी फूलों वाली अंडरपैंट में इधर उधर घूमते। वे समय समय पर अपने साइज की तुलना करते और गेम खेलते समय अक्सर खुशबूदार बातें करते। अब एक बूढ़ा आदमी अचानक आ गया था और तो और दूसरा पक्ष एक सख्त चेहरे वाला बूढ़ा आदमी था। एचएल टीम के सदस्य, जो हमेशा अपनी मनमानी करते थे, अब छोटे भाइयों की तरह आज्ञाकारी थे और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। क्लब का माहौल डरावना शांत था। छोटी लड़की जो अपना होमवर्क करने के लिए टेबल पर झुकी हुई थी, वह पास आए और युवराज को देखा, जो एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने पलकें झपकाईं और पूछा, अंकल, आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? युवराज ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। मैं पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रहा हूँ। बूढ़े मास्टर शर्मा का आना डीन ऑफ एजुकेशन जा के डॉर्मेट्री जैसा ही था। उनमें से हर कोई मुर्गी की तरह शांत था। एरिक ने सोचा था कि नेटिजन्स का ये कहना कि वे दोनों गे हैं काफ़ी था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में आगे भी कुछ होगा। कुछ लोग वेटिंग रूम में इकट्ठा हुए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बूढ़े मास्टर शर्मा से बचने का इंतजाम किया और अपनी फूलों वाली अंडरपैंट में इधर उधर घूमने लगे। युवराज ने हैरानी से अपनी जीभ चटकाए और कहा, भाई एरिक, ये खबर किसने फैलाई? उन्होंने असल में सोना की पहचान उजागर कर दी। शुरुआत में नेटिजन्स को लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और कुछ रैंडम तुलनाओं के बाद ये खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद कुछ और भी होगा। पल भर में दर्शकों का एक ग्रुप उत्साहित हो गया। जिस व्यक्ति ने वीबो पोस्ट किया था, वह एक दूसरा अकाउंट था। उसने तुलना करने के लिए वैरायटी शो से सोना का एक स्क्रीनशॉट भेजा। फिर उसने ये नतीजा निकाला कि दोनों बच्चे एक ही व्यक्ति हैं। एक पल के लिए इंटरनेट पर सब लोग हैरान रह गए। कुछ लोग शक कर रहे थे, जबकि कुछ ने इस पर विश्वास किया। हालांकि ज्यादातर लोग अंदाजा लगा रहे थे कि अगर वह कोई इंसान है तो वह बच्चा कौन है। एरिक ने अपने होंठ चाटे और अपनी आंखें नीचे कीं। उसे किसी को जान से मारने का मन कर रहा था। युवराज ने बिना सोचे समझे कहा, यह जरूर हमारा भाई एरिक होगा। क्या दूसरे लोग इसके लायक हैं? किसी भी हाल में नहीं। वह मोहित का बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हो सकता। सोना का आईक्यू साहिल सूर्यवंशी जैसा नहीं हो सकता।
ये देखकर कि लोगों का ग्रुप अभी भी बात कर रहा था, एरिक ने नकली मुस्कान के साथ उन्हें दूर भगा दिया और कहा, चले जाओ जाओ और उस आदमी को चेक करो जिसने इसे वीबो पर पोस्ट किया है। पहले अफवाह थी कि उनका अफेयर चल रहा है, अब ये पता चला कि सोना की पहचान सामने आ गई है। क्या अब उनके पूर्वजों की अगली 18 पीढ़ियों को भी बातचीत के लिए घसीटा जाएगा? दूसरी तरफ सोना, जिसे उसके दादाजी होमवर्क करवाने के लिए ले जा रहे थे, उसने अपने पेन की कैप को चबाया और अपने दादाजी की बातें सुनी जो उसे उसके पिता के बचपन की कहानियां सुना रहे थे। दादाजी, क्या पापा बचपन में बहुत अच्छे थे? उसने आत्मविश्वास से भरा अपना छोटा सा चेहरा ऊपर किया। दादाजी शर्मा की सांस थोड़ी देर के लिए रुक गई। उस कमीने एरिक ने तुम्हें ऐसा भ्रम देने के लिए क्या किया? वह आज्ञाकारी है। बकवास। बड़े शर्मा ने हल्के से नाक सिकुड़ी। वह परिवार का सबसे बुरा इंसान है। अगर वह आज्ञाकारी है तो दुनिया में सच में कोई आज्ञाकारी नहीं है। जब मैंने उसे बचपन में पीटा था तो उस कमीने ने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिर में वह आधी रात को मेरे स्टडी रूम में आया और चुपके से मुझे कुछ बार लात मारी। ये सुनकर बड़े शर्मा उस नालायक पोते को पीटने के लिए कूद पड़ना चाहते थे। अपनी पोती की जिज्ञासु और भ्रमित नज़र को देखकर दादाजी शर्मा ने प्यार से उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और पूछा, सोना, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पिता का निकनेम क्या है? सोना का चेहरा गोल मटोल था और उसकी बिल्ली जैसी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। हाँ, क्या पापा का कोई निकनेम था? दादाजी शर्मा मुस्कुराए और बच्चे के कान के पास गए। उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, तुम्हारे पिता को बचपन में तुम्हारी दादी ने पाला था। क्या वह उस समय बहुत बीमार नहीं पड़ते थे? अब भी उनका पेट कमज़ोर है। हम सोच रहे थे कि उन्हें कोई बुरा नाम दे ताकि हम उन्हें खाना खिला सकें। छोटे बच्चे ने उत्सुकता से अपनी काली बिल्ली जैसी आंखें बड़ी कीं। तो पापा का नाम क्या है? बड़े शर्मा ने एक पल सोचा और कहा, उसका नाम सूखे हुआ है। सोना, वे कुछ लोग अभी लाउंज से बाहर ही निकले थे कि उन्होंने बूढ़े मास्टर शर्मा को सूखे हुआ कहते सुना। युवराज के होंठों का कोना फड़का और वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। एरिक ने दादा और पोते को देखा जो बहुत खुशी से बातें कर रहे थे और उसके होंठों का कोना फड़का। उसे डर था कि वे उसे बताएंगे कि जब वह बिस्तर गीला करता था तो वह कितना छोटा था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और उस छोटे लड़के को पकड़ लिया जो टेबल पर लेटा हुआ था। वह आदमी अपनी बेटी के करीब झुका और लापरवाही से मुस्कुराया। सोना, तुम्हें उन बातों में बहुत दिलचस्पी है जो मेरे बचपन में हुई थीं। सोना ने अनजाने में पेन का ढक्कन चबाना चाहा। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन एरिक ने पेन छीन लिया। उसने छोटी लड़की को देखा और चिढ़कर कहा, ठीक से बात करो। तुम पेन क्यों चबा रही हो? सोना पेन नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने थोड़ा मुंह बनाया और छोड़ने से मना कर दिया। वह मेरा पेन है। एरिक पीछे हटा और उसके गोल मटोल गालों को चिकोटी काटी। मुझे डैडी बुलाओ। सोना ने अपने चिकोटी काटे हुए गालों को ढका और हिम्मत जुटाए। उसने धीमी आवाज में कहा, सूखे हुआ। छोटी लड़की ने मुंह बनाया। तुम बच्चे का पेन कैसे छीन सकते हो? एरिक के होंठों का कोना फड़का। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्या अब बच्चे को मारना गैरकानूनी था? बूढ़े मास्टर शर्मा ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। बेशक वह जानते थे कि इस बच्चे का चरित्र कैसा है। अगर कोई और उससे बात करने की हिम्मत करता तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि तुम बच्चे हो या नहीं। डर था कि दूसरा पक्ष हमला कर देगा, इसलिए बूढ़े मास्टर शर्मा ने जल्दी से डांटा, एरिक, अगर आज तुमने बच्चे को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एरिक, ये देखकर कि वह टस से मज नहीं हुआ, बूढ़े मास्टर शर्मा बेचैन हो गए। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें नहीं मारा। जब तुम 3 साल के थे तो पकड़े जाने से बचने के लिए तुमने बिस्तर गीला कर दिया और उसे साफ कपड़ों से काफ़ी देर तक पोंछा भी। आखिर में तुम उसे सूखा नहीं पहुँच पाए, इसलिए तुमने उसे बालकनी में सूखने के लिए छोड़ दिया। एरिक, उसे लगा कि अगर वह बूढ़े मास्टर शर्मा को जारी रखने देगा तो उसे अब क्लब में नहीं रहना पड़ेगा। युवराज ने एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ एरिक को देखा। उसने मुस्कुराने की इच्छा को कंट्रोल किया और अपनी हंसी दबा ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बचपन में इतने स्मार्ट होगे। सोना की आंखें बड़ी हो गईं। उसे थोड़ा गर्व हुआ। उसने अपने होंठ सिकोड़े और अपनी छोटी सी आवाज़ में कहा, सोना बड़ी बच्ची है, वह बिस्तर गीला नहीं करेगी। एरिक ने अपनी नासमझ बेटी को नीचे देखा और मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सोना, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कर रही हो? छोटे बच्चे ने अपना चेहरा हाथों में ले लिया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एरिक ने कहा, मैं मार खाने के लिए कह रहा हूँ। अगर बूढ़े मास्टर शर्मा नहीं होते तो एरिक को लगा कि सोना इस सबक से बच नहीं पाती। कोच ने उसे बच्चे को नीचे रखने का इशारा किया और जल्दी से बिजनेस की बात करने आया। वर्ल्ड चैंपियन की नामों की लिस्ट जारी होने के बाद इसमें कोई शक नहीं था कि एचएल टीम सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली थी। शक की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। उन पर जो दबाव था वह साफ दिख रहा था। वहाँ का माहौल आरामदायक था। सोना के आने की वजह से क्लब में माहौल बेशक तनावपूर्ण था, खासकर जब वर्ल्ड चैंपियन का जिक्र हुआ।
भीड़ को स्ट्रैटेजी पर बात करते देख बड़े शर्मा ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वह सोना को एक तरफ ले गए और बच्चे का होमवर्क करवाने की तैयारी करने लगे। रात में अपने दादाजी की मौजूदगी की वजह से बड़े शर्मा बचपन में पढ़ाई और कला में लगे रहते थे। वह आमतौर पर बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, इसलिए बच्चे को होमवर्क करवाना उनके लिए बहुत आसान था। छोटी बच्ची को चुपचाप बैठकर होमवर्क करते देख बड़े शर्मा बहुत खुश हुए। भविष्य में उनका शर्मा परिवार निश्चित रूप से एक टॉप स्टूडेंट पैदा करेगा। अगर एरिक उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो भी कोई बात नहीं, उनके पास अभी भी एक पोती थी। जब छोटी बच्ची ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया तो बोर होने की वजह से उसने एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा लिया और ड्राइंग बनाने लगी। उसकी घुंघराली पलकें कांप रही थीं जब वह सोच रही थी कि उसकी टीचर ने कुछ समय पहले क्या कहा था। उसने कागज़ पर अपनी माँ और अपनी तस्वीर बनाई। ईमानदारी से कहूँ तो बच्चों की ड्राइंग ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। बूढ़े मास्टर शर्मा को उसे काफ़ी देर तक देखना पड़ा, तब जाकर वह समझ पाई कि वह उसकी माँ है। वह हैरान रह गए। फिर उनकी नज़र छोटी बच्ची की गहरी आंखों पर पड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि वह सच में अपनी माँ को याद कर रही होगी। सोना बहुत आज्ञाकारी थी, वह उनके साथ बड़ी नहीं हुई थी। जब वह पहली बार एक अनजान माहौल में आई तो छोटी बच्ची डरी नहीं। इसके बजाय वह सबके साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे पानी में मछली। वह दुनियादारी की बातों में माहिर थी और एक आम बच्ची जैसी नहीं लगती थी। हालांकि यह इसलिए था क्योंकि वह बहुत समझदार थी कि लोग उसकी उम्र भूल गए थे। वह कितनी भी मैच्योर क्यों न हो, वह अभी भी 5 साल की बच्ची थी। छोटी बच्ची मेज़ पर झुककर अपनी ड्राइंग को देखने लगी। उसने हल्के से अपने होंठ सिकुड़े और धीमी आवाज़ में कहा, दादाजी। ठीक है, बड़े शर्मा ने जल्दी से हाँ कर दी। वह कुछ सालों तक प्रोफेसर रहे थे और आमतौर पर बच्चों के साथ बहुत सख्त रहते थे। हालांकि उनके सामने जो व्यक्ति था वह उनका स्टूडेंट नहीं बल्कि उनकी पोती थी। सोना की आंखें साफ थीं। दूसरे बच्चों के पास मम्मी हैं, वह भी मम्मी चाहती थी। बूढ़े मास्टर शर्मा ने छोटी बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। वह उसे दिलासा देने के लिए कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे कहें। शुरू से ही जो लोग दूसरे पक्ष की भावनाओं का ख्याल रख रहे थे उन्हें लगता था कि वे बड़े हो गए हैं, लेकिन असल में वे नहीं थे। छोटी बच्ची लोगों की भावनाओं का ख्याल रखने में बहुत अच्छी थी। वह अच्छे स्वभाव की थी और कभी दूसरों को परेशान नहीं करती थी। बूढ़े मास्टर शर्मा ने आह भरी। उन्हें लगा कि उन्हें सोना के दूसरे बूढ़े पिताओं से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। वे अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखते थे? क्या किसी ने अपने 5 साल के बच्चे के मूड का ख्याल नहीं रखा? क्या सोना को माँ चाहिए? बूढ़े मास्टर शर्मा एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में पूछा। छोटी बच्ची ने सिर हिलाया। उसकी बिल्ली जैसी आंखें इच्छा से भरी थीं। हाँ। बूढ़े मास्टर शर्मा ने पास खड़े एरिक को सोच समझकर देखा। फिर उन्होंने अपनी पोती को कसकर गले लगा लिया जैसे कि वह उसे दिलासा दे रहे हों। उन्हें लगा कि उन्हें बूढ़े मास्टर सिन्हा से बात करनी चाहिए और इन दोनों शरारती बच्चों को ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहिए। लोगों के समूह के बात खत्म करने के बाद बूढ़े मास्टर शर्मा का चेहरा सख्त था और उन्होंने उन्हें पास आने का इशारा किया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एरिक ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। किस बारे में? बूढ़े मास्टर शर्मा ने गहरी नींद में सोई हुई छोटी बच्ची की पीठ पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, सोना के बारे में। बूढ़े मास्टर शर्मा ने गहरी नींद में सोई हुई लड़की की पीठ पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, चलो सोना की समस्या के बारे में बात करते हैं। दूसरे पक्ष के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर एरिक ने अपना लापरवाह भाव छिपा लिया और बूढ़े मास्टर शर्मा को देखा। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और पूछा, सोना को क्या हुआ है? वह छोटा बच्चा हमेशा बेफिक्र रहता था, उसे क्या हो सकता है? बूढ़े मास्टर शर्मा ने उसे घूरा। तुम इतने सारे हो, क्या तुमने कभी अपने बच्चे की भावनाओं की परवाह नहीं की? एरिक कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। सच कहूं तो उनके पास या तो पिता नहीं थे या माँ नहीं थी। उनका बचपन अधूरा था, तो उन्हें कैसे पता होता कि अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी है? बूढ़े मास्टर शर्मा ने हल्की सी आह भरी। उनके शांत चेहरे को देखकर उन्हें पता चल गया कि दूसरे पक्ष को शायद कुछ भी समझ नहीं आया था। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि यह बच्चा घर को याद कर रहा है? एरिक के होंठ थोड़े हिले, लेकिन वह अचानक कुछ कह नहीं पाया। बूढ़े मास्टर शर्मा जिस घर की बात कर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से यहाँ नहीं हो सकता था। तुम लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि दूसरे लोगों के बच्चे कैसे होते हैं। बूढ़े मास्टर शर्मा हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें लगा कि पिताओं का ये समूह सच में बहुत अजीब है। हालांकि दूसरी तरफ एक सामान्य बच्चे के 5 पिता नहीं हो सकते। इस तरह बड़े शर्मा को तुरंत राहत महसूस हुई। मुझे लगता है कि तुम लोगों को बच्चे की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। 5 साल की होने से पहले वह, उसकी माँ उसके साथ थी। दादा दादी का एक ग्रुप भी था जो पता नहीं कहाँ से आया था। अब उसके साथ सिर्फ तुम लोग हो। ये साफ था कि असली पिता और बच्चे को दूसरे लोगों की माँ और दादा दादी से अच्छी सीख नहीं मिल रही थी।
बूढ़े मास्टर शर्मा बड़बड़ाए, उनके शब्दों में उनके लिए तिरस्कार भरा था। अगर माँ सच में आ गई तो तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा तुम्हारे साथ जाएगा या माँ के साथ? एरिक का पहले से आलसी चेहरा थोड़ा जम गया। उसने अपनी लंबी पलकें उठाईं, साफ तौर पर उसे समस्या की गंभीरता का एहसास था। तो उसे ढूंढने मत दो। एरिक मुस्कुराया और उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी। उसने अपनी जबान पर आए मौत शब्द को निगल लिया। आखिरकार वह सोना की माँ थी। उसके लिए हिंसा से समस्या को सुलझाना साफ तौर पर अच्छा नहीं था। इसलिए वह आदमी आलस से एक तरफ झुक गया और धीमी आवाज में बोला, अगर उन्हें मिल भी गया तो वे क्या कर सकते हैं? बच्चे को छीनने के लिए उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। साफ तौर पर उसे नहीं लगता था कि बच्चे की माँ बच्चे को ले जा सकती है। बूढ़े मास्टर शर्मा को नहीं पता था कि इस ग्रुप के लोगों को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन एरिक की आवाज़ से उन्हें पता चला कि बाकी 4 पिता भी उतने ही आत्मविश्वासी थे। चलो ठीक है, उसने अभी जो कहा वह सब बेकार गया। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? उसने अपने हाथ पीछे करके आह भरी और कड़वाहट से कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा क्लब बहुत बिजी है। तुम्हें कल बिजनेस ट्रिप पर भी जाना है ना? सोना का क्या तुम उसे अभी भी मैदान में ला सकते हो? एरिक ने आलस से अपनी आंखें झुकाईं और अपनी उंगलियों से टेबल पर टैप किया। उसे मोहित या सौरभ के पास भेज दो। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों ही अकेले थे जो फ्री थे। बूढ़े मास्टर शर्मा ने एरिक को एक उलझे हुए एक्सप्रेशन से देखा और भौहें सिकुड़ीं। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि लोगों के इस ग्रुप को समस्या का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसे दूसरे पिताओं के पास भेजने का उनका क्या मतलब था? अविश्वसनीय नर्सिंग पिताओं के इस ग्रुप को यह एहसास नहीं था कि उनका मौजूदा रवैया सामान डिलीवर करने से अलग नहीं था। हर किसी के पास करने के लिए काम थे और इन कामों के सामने अगर उनके पास बच्चों की देखभाल करने का समय नहीं होता तो उन्हें दूसरे पक्ष के घर भेज दिया जाता। बूढ़े मास्टर शर्मा इतने गुस्से में थे कि वे उन्हें बुलाकर जगाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, एरिक पहले ही आलस से दरवाज़ा बंद करके ट्रेनिंग रूम के लिए निकल गया था। बूढ़े मास्टर शर्मा जानते थे कि उनका बेटा हमेशा से विद्रोही रहा है। वह उनकी बात नहीं सुनता था और एरिक शायद इसे दिल पर नहीं लेगा। आखिरकार अपने पिता को भेजने के बाद ट्रेनिंग रूम शांत हो गया। जो कुछ लोग आराम करने गए थे वे भी आराम करने वाले कमरे से बाहर आ गए। युवराज ने अपनी बाहें रगड़ी और आह भरी, भाई एरिक, तुम्हारे बूढ़े मास्टर सच में बहुत सख्त हैं। उस सुपीरियर की नज़रें मुझे डरावनी लगीं। सिर्फ सोना सोना ही नहीं डरती। एरिक ने ताना मारा, मेरी बेटी सो रही है। कोच ने अपनी गर्दन घुमाए और गर्व से कहा, बेशक मैंने ही उसे सुलाया था। ये जानकर कि दूसरा पक्ष उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह मानता है, एरिक ने कोच को गहरी नज़र से देखा। उसके होंठों के कोने हिले, लेकिन उसने अपने शब्द निगल लिए। छोड़ो, वह बहुत उदार व्यक्ति था। उसे उससे बहस करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इतना छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बंद करो। इधर आओ और अपनी फाइटिंग स्टाइल की प्रैक्टिस करो। जब हम इस शहर जाएंगे तो मुझे लगता है कि तुम लोगों का ट्रेनिंग करने का मन नहीं होगा। ये पहली बार था जब वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ने दूसरे शहरों में जा रहे थे। बेशक वे अपने अपने रास्ते जाएंगे। इस समय बेस में ट्रेनिंग के लिए कौन खाली रहेगा? आधी रात को एरिक परेशान था और लाउंज में गया। जब उसने छोटी बच्ची को कंबल के नीचे आराम से सोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। गुड नाइट, आदमी मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा। जैसे ही वह मुड़ने वाला था और जाने वाला था, छोटी लड़की ने अचानक हाथ बढ़ाया और उसकी शर्ट का कोना पकड़ लिया। डैडी, एरिक ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर की और महसूस किया कि बच्चा बिल्कुल भी सोया नहीं था। क्योंकि वह सोई नहीं थी, आदमी बिस्तर के पास बैठ गया और उससे सीधे पूछा, क्या सोना मोहित के घर जाना चाहती है या सौरभ के घर? बच्ची ने अपना गोरा और कोमल चेहरा ऊपर किया और अपनी छोटी बाहों से उसे गले लगा लिया। वह बड़बड़ाई, सोना डैडी के साथ जाना चाहती है। एरिक ने उसके छोटे से चेहरे को छुआ और झुककर धीरे से कहा, अच्छी बच्ची बनो। डैडी को कल कुछ काम है। सोना के गाल फूल गए। उसने अपनी काली और सफ़ेद बिल्ली जैसी आंखें नाखुशी से खोलीं। लेकिन सोना बस डैडी के साथ जाना चाहती है। एरिक ने उसे मना करने का मौका नहीं दिया। मैं तुम्हें कल मोहित के घर भेज दूंगा। किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि बच्चा क्या सोचता है, या यूं कहें, काम के सामने बच्चे की भावनाएं अक्सर उतनी ज़रूरी नहीं लगती थीं। छोटी लड़की ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और अपनी बच्ची जैसी आवाज़ में एक एक शब्द कहा। डैडी को बिल्कुल भी बच्चे की इज्जत करना नहीं आता। उसने अपने गाल फुलाए और महसूस किया कि सामने वाला बहुत आगे बढ़ गया है। एरिक ये कैसे नहीं देख सकता था कि छोटी लड़की सच में बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसे नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। उस आदमी ने अपनी खूबसूरत फीनिक्स जैसी आंखें आलस से झुकाईं और थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसकी गोरी उंगलियों ने धीरे से उसके माथे पर टैप किया। तुम बस एक बच्ची हो। तुम मेरा सम्मान कैसे कर सकती हो? अच्छी बच्ची बनो और सो जाओ। मैं तुम्हें कल मोहित के घर भेज दूंगा। अगर वह उसे भेजना चाहता तो भेज सकता था।
कोई भी इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि एरिक की पर्सनैलिटी हमेशा से विद्रोही रही थी। ये साफ था कि वह दूसरों की भावनाओं की परवाह कम ही करता था। बंद दरवाजे को देखकर छोटा बच्चा हार नहीं माना और कुछ सेकंड के लिए दरवाजे पर लेट गया। उसका छोटा मुंह सिकुड़ा हुआ था और वह लगभग रोने ही वाला था। छोटा पिल्ला अपने शरीर के छोटे घुंघराले बालों को चाट रहा था। अपने छोटे मालिक के दुखी मूड को महसूस करके उसने दूसरे को खुश करने के लिए अपनी पूंछ हिलाई। अचानक छोटे बच्चे ने अपना छोटा मुंह बनाया और जमीन पर बैठ गया। उसने अपने सफ़ेद और मुलायम छोटे पंजे फैलाए और ठीक से अपनी पूंछ पकड़ ली। छोटा पिल्ला, उसकी पूंछ थोड़ी अकड़ गई। अपने सामने मोटे बच्चे को देखकर उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। सोना कितनी भी स्मार्ट क्यों न हो, वह फिर भी 5 साल की बच्ची थी। क्या होगा अगर वह उसकी पूंछ खींच ले और जब वह दुखी हो तो उससे खेले? बड़े बच्चे को देखकर छोटा पिल्ला परेशान हो गया। उसने भौंका और बच्चे को समझाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, क्या ये बस थोड़ा सा डैडी डॉग और थोड़ा सा घमंड नहीं है? कुत्ते पर गुस्सा निकालने का क्या मतलब है? एरिक के कमरे से बाहर निकलने के बाद युवराज और बाकी लोगों ने समय देखा और उसे एक नया प्लेस्टाइल आजमाने के लिए ट्रेनिंग मैच शुरू करने के लिए बुलाया। आओ 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 भाई एरिक, हम तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हम आज 3 या 4 बजे तक सोएंगे। उस आदमी का चेहरा आलसी था। उसने धीरे से हम कहा और अपना फ़ोन उठाने के लिए सिर नीचे किया, उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। अजीब बात यह थी कि एरिक, जिसने हमेशा सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, आज अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था। किसी वजह से 1 या 2 राउंड को तो इत्तेफाक कहा जा सकता था। बाकी कुछ राउंड में उसका रिदम उसी ने तोड़ दिया था। इस बार कोच को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एरिक, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें नींद आ रही है? क्या तुम जागे हुए नहीं हो? एक मैच में तुम क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाओगे, वर्ल्ड चैंपियन बनना तो दूर की बात है। छोटा फेली, जो उसके सबसे करीब था, उसने अपनी बांह से उसे छुआ और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? क्या बूढ़े मास्टर शर्मा या सोना ने कुछ कहा? ध्यान से सोचने पर एकमात्र व्यक्ति जो उनके गॉड एरिक के परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता था, वह सिर्फ बूढ़े मास्टर शर्मा और सोना थे। एरिक ने हल्के से अपने होठों को चाटा और खुद को लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके बजाय वह आलस से स्पोर्ट्स चेयर पर झुक गया और सोचने लगा कि वह छोटी लड़की इतनी दुखी क्यों थी कि वह लगभग रो पड़ी थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, उस छोटी लड़की ने कहा कि मैं उसकी इज्जत नहीं करता। मैंने कब उसकी इज्जत नहीं की? वह आदमी नाखुश दिख रहा था। युवराज ने हैरानी से पूछा, हे भगवान, क्या तुमने उसकी इज्जत की? सच कहूं तो गॉड एरिक, क्या तुम पर हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रेशर है? मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी का रवैया सच में थोड़ा चिड़चिड़ा है। एरिक ने उसे एक लात मारी। दफ़ा हो जाओ। सच कहूं तो एरिक को सच में समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ था। उसकी राय में एक बच्चे को किस तरह की इज्जत चाहिए? जिस जगह वे कंपटीशन के लिए गए थे वह पहले से ही एक गड़बड़ जगह थी, इसलिए उन्हें दूसरे कुत्तों के पास भेजना उसके अपने भले के लिए था। आखिर में उस छोटी लड़की ने न सिर्फ उसकी अच्छाई की कद्र नहीं की, बल्कि वह काफ़ी दुखी भी थी। एरिक को यह समझ नहीं आया। वह ट्रेनिंग कंपटीशन के मूड में भी नहीं थी। ठंडे चेहरे के साथ अपने टीम के साथियों के कहने पर उसने फिर भी उन्हें बताया कि क्या हुआ था। कोच एक पल के लिए हिचकिचाए। बच्चे ने तुमसे रिश्ते तो नहीं तोड़ लिए, है ना? एरिक, युवराज, सोना घर से भाग तो नहीं गई, है ना? तुम्हारे इस रवैये के साथ ये पहले से ही अच्छी बात है कि बच्चा रोया नहीं। एक सीधा सादा आदमी बच्चे को अपने साथ रहने के लिए क्यों लाएगा? आखिर में कोच ने ही एक्शन लिया। उसने उन्हें अपनी हालत के साथ एडजस्ट करने और उसकी आदत डालने के लिए कहा। फिर वह बच्चे को देखने कमरे में गया। जमीन पर बैठे छोटे लड़के ने आहट सुनी और सोचा कि यह उसका घटिया पिता है। वह अनजाने में बिस्तर के नीचे छिप गया, अपना गोरा और कोमल चेहरा ऊपर उठाया और नाराज होकर मुंह बनाया। कोच हंसा और उस गंदे छोटे लड़के को उठाने के लिए नीचे झुका। तुम बिस्तर के नीचे क्यों भाग रहे हो? सोना ने मुंह बनाया और दबी आवाज में कहा, आग, चोरी और एरिक से बचने के लिए। कोच जोर से हंस पड़ा। तुम्हारा पिता इंसानों को नहीं खाता। छोटे लड़के ने अपना सिर नीचे किया और अपने छोटे छोटे पैर हिलाए। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, बड़ा बुरा भेड़िया बच्चों को सबसे ज्यादा खाना पसंद करता है। कोच के होंठों का कोना फड़का। उसे उम्मीद नहीं थी कि एरिक बच्चों की नज़र में बड़े बुरे भेड़िए जैसा बन गया था। तो बच्चे नाखुश क्यों हैं? उसने सोना के सिर पर हाथ फेरा। छोटी बच्ची, जितना वह जानती थी, दूसरे बच्चे बेरहम थे। वे उसके सामने वाले बच्चे जितने सेंसिटिव नहीं थे। उस छोटी बच्ची ने अपना सिर नीचे किया और कहा, डैडी लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। इससे उसे या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि सभी रास्ते रोम जाते हैं और विलेन को लोगों की इज्जत करने की ज़रूरत नहीं लगती थी, फिर भी बच्ची बहुत दुखी थी। कोच हैरान रह गया और लाचारी से बोला, तुम्हें भी पता है कि वह एक एडल्ट है। तुम अभी छोटी हो।
जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वह तुम्हारी इज्जत करेगा। सोना को लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है। उसने अपने गाल फुलाए और कहा, क्या एडल जो चाहे कर सकते हैं। थोड़ी देर रुककर उसने नोवेल में अपने पिता सू के घमंड के बारे में सोचा और जिस तरह से वह जो चाहता था कर सकता था। सोना ने अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाई, लगता है एडल सच में जो चाहे कर सकते हैं। कोच, क्या ये बच्ची खुद से बात करके इतनी खुश है। कोच सोना को कमरे से बाहर ले आया। 12 बज चुके थे। छोटी लड़की ने अपनी आंखें मली और उसे थोड़ी नींद आ रही थी। एरिक ने अपनी बेटी को कमरे से बाहर आते देखा। उसने अपना फ़ोन नीचे रखा, नीचे बैठा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम नाराज़ हो। सोना ने सिर हिलाया। एरिक को दूसरे पक्ष का लॉजिक समझ नहीं आया, इसलिए उसने मुंह खोला और कहा, अगर सोना दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहती तो उसके लिए मुझे फॉलो करना नामुमकिन नहीं है। छोटी लड़की ने बेजान होकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसे थोड़ी नींद आ रही थी। उसने अपने गाल फुलाए और अपने पिता को नज़रअंदाज कर दिया। दूसरे पक्ष को साफ तौर पर समस्या का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ था। एरिक ने देखा कि छोटी बच्ची अभी भी नाराज़ है। उसने अपनी भौहें उठाईं और महसूस किया कि बच्चे का गुस्सा सच में उसके जैसा है। वह अपना मन नहीं बदलेगा। रात के दूसरे हिस्से में सोना पहले ही टेबल पर ऊँघते हुए सो गई थी। टीम के कुछ सदस्य ट्रेनिंग में इतने मशगूल थे कि सिर्फ कोच ही बच्चे को देख रहा था। जब छोटी बच्ची उठी तो सुबह के 3 बज चुके थे। उसने मुंह बनाया और ऊपर देखा तो एरिक को आंखें नीचे किए हुए देखा। फ़ोन की स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके नाजुक और पीले चेहरे पर पड़ रही थी। वह अविश्वसनीय रूप से बहुत सुंदर लग रहा था। डैडी, क्या आप सोने नहीं जा रहे। सोना बेहोशी की हालत में कोच की बाहों में चली गई। उसकी छोटी सी आवाज़ जिज्ञासा से भरी थी। कोच ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुझे सोने का समय कहाँ मिलेगा। क्या देर रात तक जागना आम बात नहीं है। कभी कभी पूरी रात ट्रेनिंग करना आम बात है। सोना ने उस पीले आदमी की ओर देखा। उसे उसकी कड़ी ट्रेनिंग का मतलब समझ नहीं आया। कोच ने धीरे से उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और समझाया, क्योंकि वह एरिक है। हम स्पोर्ट्स सर्कल में मशहूर गॉड एरिक के दबाव को नहीं समझते। छोटी लड़की सच में नहीं समझ पाई। वह थोड़ी देर अकेली बैठी रही और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके पिता, जो उससे झगड़ा कर रहे थे, पहले ही अपना फ़ोन नीचे रखकर उसके पास आ गए थे। एरिक नीचे झुका और छोटी लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। उसने आलस भरे अंदाज में कहा, सो जाओ, मैं तुम्हें कल स्कूल छोड़ दूंगा। छोटी लड़की ने अपना छोटा सा शरीर मरोड़ा। जब उसे बिस्तर पर फेंका गया तो उसने गुस्से में अपने गाल फुला लिए। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि दूसरा व्यक्ति अभी कितना पीला दिख रहा था। जनता की राय का दबाव, बाहरी दुनिया के संदेह। असल में दूसरे व्यक्ति ने उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा दुख झेला था। कम से कम सोना के पास हमेशा कोई न कोई उसकी रक्षा करने वाला था, लेकिन एरिक के पास नहीं था। वह सिर्फ खुद पर निर्भर रह सकता था। जब दूसरे व्यक्ति ने लाइट बंद की और जाने वाला था तो छोटी लड़की बिस्तर से नीचे लुढ़क गई, जैसे उसने सब कुछ सोच लिया हो। उसकी छोटी सी आवाज़ अचानक तेज हो गई और उसकी आंखें चमक रही थीं। डैडी, डैडी। एरिक थोड़ा रुका और पीछे मुड़ा। दरवाजे की दरार से एक नर्म रोशनी उसकी नाजुक भौहों पर पड़ रही थी। उस आदमी ने आलस भरे अंदाज में कहा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ। सोना ने मुंह बनाया। वह माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मांग नहीं पाए। आखिरकार उसे नहीं लगा कि उसकी कोई गलती थी। मैं ना। आदमी ने देखा कि वह अपनी धीमी आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और बहुत देर तक हिचकिचा रही थी, एक शब्द भी नहीं कह पा रही थी। उसे अभी अभी अपनी बेटी का गुस्से वाला चेहरा याद आया और उसने बिस्तर के पास बैठकर उससे बात करने का फैसला किया। तुम गुस्सा क्यों हो। एरिक बेशर्मी से पास आया। उसकी लंबी पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं और उसकी फीनिक्स जैसी आंखें बहुत आकर्षक थीं। उसने धैर्य से पूछा, क्या तुम डैडी से बात कर सकती हो। छोटी बच्ची ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसे दूर धकेल दिया। उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी सिकोड़ ली और कंबल ने उसके गोरे और कोमल छोटे चेहरे को ढक लिया। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और एरिक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इससे एरिक को सच में गुस्सा आ गया। इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा। सोना ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए और उसके बाल खड़े हो गए। उसने अपनी छोटी कमर सीधी की और प्यारी बच्ची की आवाज़ में कहा, मेरे दादाजी ने कहा था कि ड्रैगन को जन्म देते हैं और फीनिक्स को चूहे का बच्चा बिल खोद सकता है। एरिक, उसे लगा कि यह छोटी शैतान उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। तुमने किसे चूहा कहा। आदमी ने अपनी जीभ की नोक से अपने होठों को चाटा और गुस्से में खुद को हंसने पर मजबूर किया। छोटी बच्ची ने धीरे से कहा, एरिक, मैं एक इंसान हूँ। उसने तिरछी नज़र से उसे देखा। अगर तुमने दोबारा अपने पापा को चूहा कहने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें लगता है कि आज रात हम दोनों में से किसी की भी रात अच्छी नहीं गुजरेगी। आपस में नुकसान पहुंचाने वाली इस बात से बच्ची डर गई। उसने अपने होंठ सिकुड़े और अपनी साफ आंखों से जवाब दिए बिना नहीं रह सकी, वह सोना भी एक इंसान है, कोई चीज़ नहीं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
एरिक के सिर के ऊपर एक सवालिया निशान आ गया। तुम्हें किसने चीज समझा? आदमी ने आलस में एक हाथ जेब में डाला और कुछ सेकंड के लिए सिर झुकाकर उसे घूरता रहा। उसे लगा कि वह इस बच्ची के विचारों को समझ नहीं पा रहा है। बच्ची बिस्तर पर लेट गई और सफाई दी। तो पापा ने सोना को इतनी आसानी से क्यों भेज दिया? वह दादाजी का खजाना थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे इतनी आसानी से भेजा जा सके। एरिक एक पल के लिए चुप रहा। मुझे बस लगता है तुम्हें दूसरे शहर ले जाना अच्छा नहीं है, इसलिए वह उसे किसी और के पास भेजने वाला था। सोना ने पलकें झपकाईं। लेकिन बच्चे चीजें नहीं होते। वह भी दुखी होगी। मेरी माँ ने कहा था कि इज्जत दोनों तरफ से होती है। छोटी बच्ची ने तकिया हल्का सा पकड़ा और सिर हिलाया। लेकिन पापा किसी की नहीं सुनते। सोना ने दुखी होकर सिर उठाया और अपनी बच्ची जैसी आवाज में गंभीरता से जोर देकर कहा, सोना पापा के साथ रहना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ वाले ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और कुछ ही सेकंड में तय कर लिया कि उसे किसके पास भेजना है। ये सच में सामान पहुंचाने से अलग नहीं था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एरिक ने अपनी भौहों के बीच दबाया और उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि एक बच्चे की देखभाल करना शायद इतना आसान नहीं होगा। सोना ने सूंघा और अपने घुटनों को गले लगाया। उसकी गोल आंखें साफ थीं। क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ, वह बड़बड़ाई। बड़े लोग बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते। बड़े लोग कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि बच्चे क्या सोचते हैं। ये सब की डिफ़ॉल्ट सोच थी। एरिक पूरी तरह से चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच कहूं तो सोना यकीनन सबसे अलग बच्ची थी जिसे उसने कभी देखा था। लॉजिक से लेकर सोच तक हर बात उसे दीवार से लगा देती थी। दूसरे बच्चों को शायद इस बात की परवाह न हो कि दूसरा बच्चा क्या सोचता है, लेकिन उसके सामने ये बच्ची, जाहिर है उसे एक आम बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता था। इस पल एरिक को आखिरकार प्रॉब्लम समझ में आई। उस आदमी ने गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गया। काफी देर बाद उसने अपने होंठ हिलाए, अपना चेहरा नीचे किया और उससे धीरे से पूछा, भविष्य में जब मैं कोई फैसला लूंगा तो मैं पहले तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम ऐसा करना चाहती हो। छोटी लड़की एक पल के लिए हिचकिचाई और उसके छोटे छोटे शरारती बाल हिलने लगे। आखिरकार एरिक की नज़रों के सामने उसने कहा, ठीक है। एरिक ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने उसके गोरे और मुलायम चेहरे पर किस किया और मुस्कुराया, तो गुड नाइट। छोटी लड़की ने अपना चेहरा रजाई में छिपा लिया और उसकी बच्ची जैसी आवाज़ धीरे धीरे फैली, गुड नाइट। ये कहने के बाद सोना ने उस कॉम्पिटिशन के बारे में सोचा जो ज़्यादा दूर नहीं था। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और चुपचाप पूछे बिना नहीं रह सकी, सोना, कल अच्छी बच्ची बनना। क्या डैडी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर वापस आ सकते हैं? एरिक को असल में इस सवाल पर भरोसा नहीं था। वह आदमी थोड़ा झुका और उसके छोटे से चेहरे को पकड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र लड़की की गोल बिल्ली जैसी आंखों से मिली। उसकी पुतलियां थोड़ी हिली और उसने धीमी आवाज़ में कहा, हालांकि मैं सोना को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन, उसकी तो बात ही छोड़ो, कोच और दूसरों को भी कोई उम्मीद नहीं थी। छोटी लड़की ने सिर हिलाया। उसके मुलायम धुंधराले बाल उसकी कमर पर टिके थे। उसने अपना छोटा सा सिर नीचे किया और एक एक शब्द करके कहा, लेकिन सपने में वर्ल्ड चैंपियन वे थे। भले ही एचएल टीम में किसी को भी कभी कोई उम्मीद नहीं थी, सोना को लगता था कि वे ही चैंपियन हैं। एरिक ने अपनी भौहें उठाईं। ये देखकर कि वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लेकिन क्या? सोना ने अपना छोटा सा सिर हल्का सा हिलाया। उसे वो वाक्य याद आया जो उसके कंजूस पिता ने कुछ समय पहले उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, सपने में सब कुछ होता है। उसने अपने होंठ सिकोड़े लेकिन जोर से नहीं कहा, एक पिता अपनी बेटी को अपने पिता से बेहतर जानता है। एरिक ने उसकी तरफ देखा और ताना मारा। उसे लगा कि बच्चा तो बच्चा ही होता है और सब कुछ उसके चेहरे पर लिखा होता है। उसने आलस से कहा, जब एचएल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, वो कुछ साल पहले की बात है। थोड़ी देर रुककर एरिक मुस्कुराया और कहा, सच कहूं तो जब से मैंने कंपटीशन छोड़ा है, मैंने कभी वापस आने के बारे में नहीं सोचा। छोड़ने से लेकर दोबारा बनाने तक सच में बहुत सी चीज़ें हुई थीं। जनता की राय का दबाव और कंपनी के लक्ष्य, दिन रात ट्रेनिंग, सोना इनमें से कुछ भी नहीं देख पाए। शायद बच्चों की नज़र में ये सिर्फ एक मामूली बात थी। सोना ने दूसरी पार्टी की बातें सुनी और अपना सिर हल्का सा नीचे किया। उसे नींद आ रही थी। उसने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। वह बहुत प्यारा लग रहा था। उस आदमी ने अपनी थोड़ी को हल्का सा सहारा दिया। वह देखने में एदालसी और अकेला था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम फिर से हार गए तो हो सकता है कि तुम युवराज और दूसरों को न देख पाओ। वे एक बार अलग हो गए थे। इस बार वे वापस आए क्योंकि फैंस चाहते थे कि वे फिर से चैंपियनशिप जीतें। यह एचएल टीम के हर किसी की भी इच्छा थी, लेकिन वे जीत पाएंगे या नहीं कौन कह सकता था। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप तुम्हारी है। सोना ने सोचा कि जब एचएल टीम अलग हुई थी तब एक फैन ने क्या कहा था।
उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी बचकानी आवाज़ नर्म और कोमल थी। उसने गंभीरता से दोहराया, मुझे उम्मीद है कि इतने सालों की जुदाई के बाद तुम्हारी वापसी अभी भी विश्वास होगी। ये सिर्फ सपने की वजह से नहीं था। सोना ने शुरू से ही उन पर विश्वास किया था। विश्वास के विश्वास होने का कारण सिर्फ खेल नहीं था। शायद उन्हें कभी सिर्फ खेल ही पसंद नहीं थे। एरिक हैरान रह गया। डैडी, छोटी लड़की ने अपना छोटा सा चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं और उसने धीमी और कोमल आवाज़ में कहा, क्या आप सोना को वर्ल्ड क्राउन दिखा सकते हैं? जब एचएल अपने चरम पर था तब सोना यहाँ नहीं थी और उसने कभी एचएल को सिल्वर ड्रैगन का पकड़े हुए नहीं देखा था। एरिक ने अपनी आंखें नीचे कीं। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अपनी बच्ची को दिखाने के लिए एक ताज ले जाओ। इस बार न सिर्फ विश्वास के लिए बल्कि उसके लिए भी। अगली सुबह, क्योंकि क्लब के सदस्य देर से सोए थे, वे एक एक करके अपनी पांडा आंखों को छिपाते हुए बाहर आए। बाहरी दुनिया में फाइनल की वजह से कई फैंस ने तरह तरह के दांव लगाना शुरू कर दिया। अलग अलग प्लेटफॉर्म ने एचएल को ही एक तर्क के तौर पर इस्तेमाल किया। उन फैंस को दांव लगाते देखना बहुत मज़ेदार था। कौन नहीं जानता था कि एचएल पूरे गठबंधन में सबसे लोकप्रिय टीम थी। अनगिनत फैंस थे। जब मुकाबले की तुलना उनसे की जाती थी तो हमेशा ऐसे बेवकूफ़ फैंस का एक ग्रुप होता था जो बिना सोचे समझे एचएल पर दांव लगाता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मैं एचएल पर दांव लगाता हूँ। पूछो मत, अगर पूछोगे तो तुम बेवकूफ़ फैन हो। कोष्टक, एक बार जीत जाओ। आह, मैंने बहुत शर्त लगाई है। मैं दिवालिया नहीं होना चाहता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एचएल के सच में बहुत सारे बेवकूफ़ फैंस हैं, तो मैं केडीजे पर ही शर्त लगाऊंगा। आखिर वे पिछले चैंपियन थे। एचएल का उनके साथ गहरा रिश्ता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे कंट्री रोमांस का एक छोटा दोस्त याद है। उस समय गॉड एरिक ने केडीजे से लड़ाई भी की थी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सही सही सही। हे भगवान, बेस्ट एक्टर सौरभ के नूब्स मुझे देख नहीं सकते। मैं गॉड एरिक 4 लोगों का लीडर हूँ। देखते देखते मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। कोष्टक, हा, उस राउंड में गॉड एरिक ही एकमात्र थे जिनकी राइड स्मूथ थी। चाहे वह इंसान हो या भूत, ये सब एक शो था। सिर्फ सौरभ की पिटाई हो रही थी। ये कमाल था। सौरभ, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत दूर था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बातें उसे प्रभावित करेंगी। इस समय भी वह लोगों से अपना मजाक उड़वाना नहीं भूला। ईमानदारी से कहूँ तो केडीजे की टीम भी सच में एक शो थी। हालांकि एचएल वापस आ गया है, मुझे लगता है कि केएफसी की ट्रेनिंग की तुलना में एचएल की टीम कमोबेश मुकाबला नहीं कर पाएगी। एचएल का पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब है। टीएसके, मुझे लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचना पूरी तरह से एसएच की किस्मत है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बातें इतनी पक्की नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी लीग से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक आप सिर्फ इसलिए एचएल की सारी मेहनत को नकार नहीं सकते क्योंकि आपका पिछला रिकॉर्ड खराब है ना? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शर्मा, भगवान पर विश्वास करो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। मैं नहीं सुनूंगा। वह युवाओं का समूह मेरी शुरुआती शान और विश्वास है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। जब वे कुछ लोग ट्रेनिंग रूम से बाहर निकले तो उनमें से एक की आंखें पांडा जैसी थीं। कोच ने जम्हाई ली और एक चलती फिरती लाश की तरह स्टूल पर बैठ गया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उनमें से एक गायब था। एरिक कहाँ है? अमित ने जम्हाई ली। क्या वह अपनी बेटी को मना रहा है? वह शायद सोना के कमरे में सो रहा है। हम चारों पूरी रात ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन वह आराम से सो रहा है। कोच ने आंखें घुमाईं। तो कोई उसे जगाओ, उसे आज भी इस शहर जाना है। समस्या ये थी कि उसे जगाने की हिम्मत कौन करता। क्लब में सब जानते थे कि यह लड़का जागने पर गुस्सा हो जाता है। अगर वे उसे ज़बरदस्ती जगाते तो शायद सोशलिस्ट्स उसे पीट देते। जब युवराज और दूसरे चुपचाप कमरे के दरवाजे तक भागे और एरिक को जगाने के लिए धीरे से दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे तो छोटी लड़की दबे पांव आए और दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश की। क्या तुम्हारे पापा अभी तक नहीं जागे? युवराज ने धीमी आवाज़ में पूछा। छोटी लड़की ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। कोच नीचे झुका और एरिक की तरफ इशारा किया जो आराम से सो रहा था। उसने बुरी नीयत से फुसफुसाया, तो सोना, क्या तुम एरिक को जगा सकती हो? हम आज इस शहर जा रहे हैं। अगर हम लेट हो गए तो हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर रुककर उसने लुभावने अंदाज में कहा, ओह हाँ, इस शहर में लालटेन फेस्टिवल है। हम तुम्हें वहाँ खेलने ले जाएंगे, ठीक है? सोना ने कहा, ठीक है। वह अपने पापा की मुस्कान की रक्षा करेगी। छोटी लड़की बिस्तर पर चढ़ गई और एरिक पर बैठ गई। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे जगाए। कोच ने उसे एक थप्पड़ मारा। सोनाफू ने एरिक के चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारा। कोचच ने कहा, फक अप। जैसे ही एरिक गहरी नींद में सो रहा था, उसे अचानक किसी ने थप्पड़ मारा।
उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में कन्फ्यूजन और गुस्सा भरा हुआ था। जैसे ही वह गुस्सा करने वाला था, थप्पड़ मारने के बाद गिल्टी महसूस करने वाले बच्चे ने हिचकिचाते हुए उसे किस किया। उसकी बच्चे जैसी आवाज़ नर्म थी, जागो, बड़े पांडा अपने डैडी का इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। बिग पांडा। एरिक हैरान रह गया और यह नाम सुनकर लगभग जोर से हंस पड़ा। क्लब में सब लोग, उन्हें लगा कि छोटे लड़के की बातों में कोई मतलब छिपा है। एरिक की उंगलियों ने अपने उस चेहरे को छुआ जहां थप्पड़ लगा था। उसने सोना की तरफ देखा और अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मुझे किसने मारा? छोटा लड़का गिल्टी महसूस करते हुए सिर नीचे करके खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। युवराज जल्दी से हंसा और आगे बढ़ा। उसने अपना गला साफ किया और कहा, अरे, तुम्हें मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? हमने अभी साफ साफ देखा। शायद तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और तुम्हें लगा कि तुम सच में सुअर और कुत्तों से भी बदतर हो, इसलिए तुमने गुस्से में खुद को 2 बार थप्पड़ मार लिया। एरिक, अगर उनकी टीम में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो एरिक कसम खाता है कि वह इस बेवकूफ़ को ज़मीन पर पटक कर पीटता। कसूरवार ऊपर उसकी गोरी और मुलायम चेहरे की तरफ देख रहा था। उसका गोल मटोल छोटा चेहरा फूला हुआ था और उसकी प्यारी सी आवाज़ में कहा, डैडी, चलो खाना खाते हैं, ठीक है? एरिक कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, वह गुस्सा नहीं कर पाया। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के हाँ में जवाब दिया। नाश्ता करने के बाद उन सब ने अपना सामान पैक किया। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने अपना सामान पैक करके घर छोड़ा था, लेकिन इस बार पहले से अलग था। कंपटीशन में अभी 1 हफ्ता बाकी था। युवराज ने अपना सूटकेस पैक करने के बाद वह पहले से ही हंस रहा था और इस शहर जाकर कुछ स्वादिष्ट खाना खरीदने के बारे में सोच रहा था। मैंने सुना है कि इस शहर में लालटेन फेस्टिवल है। बाजार में बहुत सारी चीज़ें भी बिकती हैं। सोना की आंखें चमक उठीं। वह बिस्तर पर बैठकर अपने पिता के कपड़े मोड़ने में मदद कर रही थी। जब उसने सुना कि वहाँ चीज़ें बिक रही हैं तो वह खुद को रोक नहीं पाए और खड़ी हो गई। उसके छोटे छोटे पैर कपड़ों पर पड़ गए। एरिक ने उन कपड़ों को देखा जिन्हें उसने अभी अभी फोल्ड किया था और देखा कि शरारती बच्चे का हटने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने तेज़ आवाज़ में पूछा, डैडी, क्या वहाँ कोई पिगलेट पेज बिक रहा है? एरिक, क्या तुम्हें वह कूड़ेदान दिख रहा है? उस आदमी ने अपनी नाजुक आंखों और भौहों से आलस से पूछा। छोटे बच्चे ने अपने होंठ काटे और कहा, मुझे दिख रहा है। एरिक मुस्कुराया और कहा, अगर तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हें आज कूड़ेदान में डाल दूंगा। छोटा बच्चा अपने पैर हटाकर धीरे से बोला, सोना सबसे प्यारा बच्चा है। एरिक मुस्कुराया और कहा, कोई बच्चा कितना भी प्यारा क्यों न हो, तुम अपने पिता के कपड़ों पर पैर नहीं रख सकते। सोना। बच्चे ने नाक से कुड़ी, हल्का सा सिर हिलाया, बिस्तर से कूदा और भाग गया। इस बार उसे अपने पिता के कपड़े फोल्ड करने में मदद करने का ख्याल भी नहीं आया। एरिक। अपना सामान पैक करने के बाद उन्होंने पूरी दोपहर बस में बिताई। जब वे इस शहर पहुंचे तो उन्हें उल्टी और दस्त हो गए। बस से उतरने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वे रुई पर चल रहे हों, जिससे उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। धत तेरे की, वे आखिरकार जिंदा हैं, युवराज ने खुद से बुदबुदाया। उनमें से कुछ की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सिर्फ छोटी लड़की वैसी ही थी जैसी घर से निकलते समय थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, जो उत्साह और उम्मीद से भरे थे। इस शहर का माहौल राजधानी से साफ तौर पर बहुत बेहतर था। एरिक ने अपने हल्के पीले होंठों को दबाया और बिना कुछ कहे अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, चलो चलते हैं, पहले आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। पहली बार एरिक ने उसे गले नहीं लगाया। इसके बजाय उसने छोटी लड़की को खुद चलने दिया। सोना की खूबसूरत पुतलियां घूमी। उसे लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। इस शहर शाही शहर से कहीं ज्यादा आज़ाद था। समय समय पर वह सड़कों पर कुछ जोशीले जोड़ों को किस करते हुए देखता था। एरिक ने उस जोड़े को घूरा और यहाँ तक कि दिलचस्पी से पलकें भी झपकाईं, जिससे दूसरी तरफ के बॉयफ्रेंड ने उसे घूर कर देखा। क्या देख रहे हो? एरिक के चेहरे पर मासूमियत थी। अगर उसने उन्हें जिज्ञासा से देखा तो क्या हुआ? एरिक के अनजान से लुक को देखकर उसके बगल में बैठे युवराज ने अपनी आंखें घुमा लीं। उसे बस यही लगा कि एरिक ऐसी हरकतें कर रहा है जिसके लिए उसे मार पड़नी चाहिए। वे उस जगह से अनजान थे, इसलिए वे ऑर्गेनाइजर द्वारा बताई गई जगह पर ही इंतजार कर सकते थे। उस छोटे लड़के ने अपनी थोड़ी थोड़ी सी टेबल पर रखी और बोरियत के मारे अपने छोटे छोटे पैर हिलाने लगा। एरिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुर्सी पर आलस से झुक गया। क्योंकि वह सुबह जल्दी उठ गया था, इसलिए उसे कार में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। कार से उतरने के बाद वह ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं लग रहा था और उसे नींद आ रही थी। सोना ने अपने भूखे पेट पर हाथ फेरा। उसे अपने पिता को परेशान करने में शर्म आ रही थी। वह बस अपने छोटे छोटे पैर हिला सकती थी और खुद ही खेल सकती थी। युवराज, जो अकेला नहीं रहना चाहता था, उसने आसमान की तरफ देखा। उसने सोना को पकड़ा, जो वह भी बोर हो रहा था, और झुक गया। छोटी सोना, क्या तुम बाहर जाकर खेलना चाहती हो? छोटी लड़की, जो अपने छोटे छोटे पैर हिला रही थी, रुक गई।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, हाँ। युवराज ने चुपचाप बाकी लोगों को देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। वह बड़बड़ाया, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें खेलने ले जाऊं? आज रात लालटेन फेस्टिवल है। कैसा रहेगा अगर हम नाइट मार्केट चलें? सोना हिचकिचाए और सोते हुए एरिक को देखा। उसने सिर हिलाया और आज्ञाकारी होकर कहा, नहीं, डैडी सो रहे हैं। छोटी लड़की पत्थर की तरह वहीं बैठी रही। सोना, तुम्हें डैडी का ध्यान रखना है। युवराज, आजकल बच्चों की देखभाल करना इतना मुश्किल क्यों हो गया था? अगर बच्चा उसके साथ नहीं जाता तो युवराज अकेले बाहर निकलने में बहुत शर्मिंदा होता। वह सिर्फ अपनी टीम के साथियों के साथ गेम के ऑर्गेनाइजर का इंतजार कर सकता था कि वह आकर उन्हें ले जाए। दोपहर करीब 3 बजे दूसरी पार्टी आखिरकार आ गई। ऑर्गेनाइजर एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। उसने हाई हील्स और कमर पर फिटिंग वाली ड्रेस पहनी थी, जिससे वह बहुत खूबसूरत और शानदार लग रही थी। युवराज, जो उसके बगल में था, उसने ऊँघते हुए एरिक को कोहनी मारी, उसे जल्दी उठने का इशारा किया। हाय, मेरा नाम एली है। महिला मुस्कुराए। उसने एरिक की तरफ देखा और पूछा, यह जरूर गॉड एरिक होंगे, है ना? भले ही उसे नहीं पता था कि एरिक कैसा दिखता है, लेकिन उसने दूसरी पार्टी का नाम सुना था, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के गॉड एरिक। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी लीग की लोकप्रियता भी एरिक से मुकाबला नहीं कर सकती थी। एरिक ने शायद ही कभी इतनी विनम्रता से कुछ कहा और कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा आलसी और थोड़ा परेशान लग रहा था। एली को भी पता था कि ये लोग शायद बहुत थके हुए हैं, इसलिए उसने और समय बर्बाद नहीं किया। वह अपने लोगों को उनके क्लब ले गई। चूंकि वे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले थे, इसलिए दूसरी टीमें उनके बगल में थीं। होटल कई मंजिलों में बंटा हुआ था। केएफसी टीम उनके बगल में थी। युवराज एरिक के बगल में था और बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, क्या ऑर्गेनाइजर झगड़ा करवाना चाहता है? अगर तुम झगड़ा करवाना चाहते हो तो बस कह दो। उसने केएफसी को हमारे इतने पास अरेंज किया है। ये साफ है कि वह चाहता है कि हम झगड़ा करें। आज रात इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ये पक्का बहुत मज़ेदार होने वाला था। सभी बड़ी क्लब टीमें एक ही होटल में थीं। कोई भी बता सकता था कि दूसरी पार्टी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। कमरे में घुसने के बाद एली ने एरिक को चाबियां दी और इज्जत से चली गई। रात में कोच खाना बनाने के लिए किचन में गया। युवराज ने हार नहीं मानी और एरिक से सोना को नाइट मार्केट में लालटेन दिखाने के लिए ले जाने को कहा। आखिर में दूसरी पार्टी ने आलस में एक तकिया फेंका और ठंडेपन से कहा कि उसे सोना है। छोटी बच्ची को बहुत भूख लगी थी। वह दबे पांव किचन में गई और कोच को खाना बनाते हुए देखने लगी। सच कहूं तो कोच को सच में खाना बनाना आता था। उसने जो डिशेस बनाई थीं वे चमकदार और रंगीन थीं, जिन्हें देखकर भूखे बच्चों के मुंह में पानी आ गया। दरवाजे के पार रहने वाले केएफसी को दरवाजे से खुशबू आ रही थी। केडीजे के कोच ने अपनी न होने वाली लार पोंछी और उसे लगा कि उसने जो टेकअवे ऑर्डर किया था वह अब खुशबूदार नहीं रहा। हे कोच, क्यों न हम एचएल के यहाँ जाकर मुफ्त का खाना खाएं? यशिका ने ईमानदारी से सुझाव दिया। कर्टन कोच ने बिना सोचे समझे कहा, जब समय आएगा तो वर्ल्ड चैंपियन हमारे विरोधी होंगे। क्या तुमने कभी किसी को अपने विरोधियों से खाना मांगते देखा है? क्या ये सही था? क्या ये ठीक था? यशिका को बुरा लगा, लेकिन उनके कोच जब खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। कर्टन कोच, यशिका ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। हमारे कोच और हमारे विरोधियों के बीच का अंतर देखो, हम आजकल कैसा खाना खा रहे हैं। असल में दोनों टीमों के बीच रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे। दोनों टीमों के फैन इंटरनेट पर समय समय पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अगर लोगों को पता चलता कि वे इस समय बगल में मुफ्त का खाना खा रहे हैं तो वे शायद इंटरनेट पर हंस हंस कर पागल हो जाते। यशिका ने अपनी लार नीली और बिना किसी हिम्मत के बगल वाले दरवाजे पर दस्तक देने चली गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अच्छी बच्ची, छोटी खरगोश, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकती हो? उसने माहौल को हल्का करने के लिए बस अपना मुंह खोला ही था, लेकिन अचानक बगल वाले कमरे से एक प्यारी और मासूम बच्चे की आवाज़ आई। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो बड़ा बुरा भेड़िया बच्चों को खा जाएगा। सोना का छोटा सा शरीर दरवाजे से सटा हुआ था और उसने मना करने के लिए अपना छोटा सा सिर जोर से हिलाया। यशिका, वह डर के मारे पीछे मुड़ा। धत्तेरे की, एचएल को बच्चा कहाँ से मिला? सोफे पर बैठे फैजान ने छोटी लड़की को दरवाज़ा पकड़े हुए और अपनी प्यारी बच्चे जैसी आवाज़ में बात करते देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है, इसलिए उसने हाथ हिलाया और कहा, सोना क्या कर रही है? सोना ने हिचकिचाते हुए दरवाजे की तरफ देखा और प्यारी बच्चे जैसी आवाज़ में कहा, एक अंकल चाहते हैं कि सोना दरवाज़ा खोले। फैजान ने कहा, ओह, तो वह पक्का अच्छा इंसान नहीं है। वह दरवाज़ा नहीं खोलेगी। केएफसी के सदस्य जिन्हें दरवाजे से मना कर दिया गया था। इंसान नहीं, एचएल सच में उतना ही बेरहम था जितना अफवाहों में कहा जाता था। आखिर में एरिक ने दरवाज़ा खोला। केडीजे को देखने से एक सेकंड पहले वह थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने बिना किसी भाव के चेहरे के साथ दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की।
मूशांग ने जल्दी से कहा, अरे रुको, दरवाज़ा बंद करने की जल्दी मत करो। हम तो बस मुफ्त का खाने आए हैं, हमारी कोई बुरी नीयत नहीं है। एरिक ठंडे होकर मुस्कुराया, तुम पहले ही मुफ्त का खाने आए हो और तुम्हारी कोई बुरी नीयत नहीं है। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो शियाओयान और बाकी लोग बेशर्मी से दरवाजे के गैप से अंदर घुस गए। ये दोनों टीमों के बीच सबसे अच्छा समय था। ये निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं था। केएफसी के सदस्य इतने भावुक हो गए कि वे कंफ्यूज हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हेचल इतना उदार होगा। उसने खाने में कोई लूज मोशन की दवा नहीं मिलाई थी। ये बहुत दिल को छूने वाला था। पिछले सालों के कंपटीशन में जब वर्ल्ड चैंपियन आता था तो वह अफरा तफरी की हालत में होता था। दरवाजे में हर तरह की दवाएं डाली जाती थीं। समय समय पर वह आधी रात को गाना गाता था ताकि सेना का मनोबल गिरा सके। शियाओयान ने बिना झिझके मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कुछ समय पहले हमारी टक्कर हुई थी। उस समय तुम चारों सच में नौसिखिए थे, खासकर वह नौसिखिया जिसके पास 0 बार और 10 पॉइंट थे। वह बलि का बकरा जैसा था। एरिक चुपचाप उसे सौरभ की बुराई करते सुन रहा था और उसका मूड आखिरकार बेहतर हो गया। उसने उस छोटे लड़के को देखा जो सोफे पर बैठा था। उसके बाल एक छोटे पागल की तरह बिखरे हुए थे और उसने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसके होंठ थोड़े खुले। उसने अपने केएफसी टीम के साथियों को देखा और सोच समझकर पूछा, तुम में से कुछ लोगों में से किसे बाल बांधना आता है? एक पल के लिए वे केडीजे खिलाड़ी मुर्गियों की तरह शांत हो गए। बाल बांधना? पुरुषों का एक झुंड बाल क्यों बांधेगा? जो लोग चुप हो गए थे उन्हें देखकर एरिक ने उन पर भरोसा नहीं किया। उसने इंटरनेट पर एक मोटा मोटा ट्यूटोरियल ढूंढा और फिर उस छोटे लड़के को इशारा किया, सोना यहाँ आओ। सोना सोफे से उठी और अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर आई। डैडी, आदमी ने आलस भरी आवाज में कहा और अपना सिर नीचे करके उसके बिखरे हुए बालों को धीरे से सहलाया। टीम में पुरुषों के एक ग्रुप ने बच्चों की देखभाल की, लेकिन किसी को भी बाल बांधना नहीं आता था। पूरे दिन के बाद वे एक छोटे पागल की तरह बिखरे हुए थे। एरिक ने इंटरनेट से कुछ आसान बातें सीखीं। जब उसने पहली बार यह कोशिश की तो उसे सोना को चोट लगने का डर था, इसलिए उसने एक साधारण पोनीटेल बनाई। छोटी लड़की बहुत प्यारी थी। बाल बांधने के बाद उसके बाल थोड़े टेढ़े थे और उसकी लंबी पलकें पंखे की तरह फड़फड़ा रही थीं। उसकी छोटी गोल बिल्ली जैसी आंखें नम थीं। आदमी ने अपना हाथ उठाया और उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा। क्या तुम बाहर जाकर खेलना चाहती हो? आज रात इस शहर में लालटेन फेस्टिवल था। सोना कभी बाहर खेलने नहीं जाती थी और दूसरे पापा भी बहुत बिजी थे। असल में कोई उसे बाहर नहीं ले जाता था। छोटे बच्चे ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और कहा, हाँ। उसके बगल में हैरान केएफसी टीम ने गाली दी और मुश्किल से अपना सिर घुमाया। उन्होंने युवराज को घूरकर देखा और कहा, डैड डैड। युवराज मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पापा यहीं हैं, दफा हो जाओ। यशिका ने आंखें घुमाईं और पास खड़ी छोटी लड़की को देखा। उसने घबराकर पूछा, अरे नहीं भाई। दीदी कब? क्या एरिक की कोई बेटी है? बाहर से कोई खबर क्यों नहीं आई? युवराज ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने सच में तुम लोगों को इसके बारे में बताया तो और भी बुरा होगा। भगवान, एरिक उस लड़की के बच्चे का अकेला पिता नहीं था। जब लालटेन जल गईं तो शहर रात में खासकर बहुत जिंदा दिल हो गया। लड़के और लड़कियां 2-3 के ग्रुप में एक साथ खरीदारी करने निकले। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने लालटेन पकड़ी हुई थी और मास्क पहने हुए थे। माहौल बहुत ही मज़ेदार था। छोटी लड़की ने आग जैसा लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ था। वह सबके सामने उछल-कूद कर रही थी। उसके हाथ में मार्शमेलो था और उसकी बिल्ली जैसी आंखें चमक रही थीं जब उसने थोड़ी दूर मांस बेचने वाली जगह की ओर इशारा किया। डैडी डैडी, मुझे एक बड़ा बाग चाहिए। एरिक, बड़ा बाग मेरे बाप का? क्या तुम्हें कोई ऐसी लड़की दिखती है जो तुम्हारे जैसी हो, जिसे आम लोगों की चीज़ें नहीं चाहिए बल्कि बाग चाहिए? हालांकि एरिक ने अपने दिल में कितना भी मना किया हो, छोटी लड़की की चमकती आंखों के सामने उसने फिर भी पैसे दिए और उसके लिए बड़ा बाग वाला मास्क पहना दिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी चोटियों को खींचा। वह अपनी बेटी को उठाने के लिए झुका। जैसे ही वह उसे चूमने वाला था उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी बाघ का मास्क पहना हुआ है। एरिक सिर्फ बात बदल सका। तुम्हें और क्या चाहिए? डैडी तुम्हारे लिए खरीद देंगे। सोना ने अपनी उंगली काटी और उसकी गोल बिल्ली जैसी आंखें इधर उधर घूमी। मुझे लालटेन चाहिए। एरिक, जो हमेशा अपनी बेटी की रिक्वेस्ट मानता था, भीड़ के पीछे पीछे गया और उस जगह पहुंचा जहां लालटेन बिक रही थी। छोटी बच्ची लालटेन के सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखें चमक उठीं। जब उसने खरगोश वाली लालटेन देखी और पिछली लालटेन खाने वाली घटना के बारे में सोचा तो सोना ने अपना छोटा सा चेहरा छिपा लिया। वह एरिक के पीछे छिपने से खुद को रोक नहीं पाए। उस आदमी ने एक कमल वाली लालटेन चुनी। जैसे ही वह अपनी बेटी के लिए पैसे देने वाला था, वह मुड़ा और देखा कि छोटी बच्ची गायब हो गई है। एरिक का दिल बैठ गया। जैसे ही उसे लगा कि बच्चा खो गया है, उसने भीड़ को धक्का दिया और एक छोटी लड़की को आग जैसे लाल रंग की ड्रेस में चमकती आंखों वाले एक लड़के के पीछे जाते हुए देखा।
एरिक ने राहत की सांस ली। वह तेजी से आगे बढ़ा, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उस आदमी का चेहरा खराब हो गया। वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और धीमी आवाज में डांटा, तुम दूसरों के साथ क्यों घूम रही हो? सोना ने पलकें झपकाईं। उसके एक हाथ में अभी भी कैंडी वाला फल था। उसने अपने होठों पर लगी चीनी चाटी और धीरे से माफी मांगने के लिए सिर नीचे किया। सॉरी डैडी। भाई ने सोना के लिए कैंडी वाला फल खरीदा। माफी मांगने के बाद उसने खुशी से सिर उठाया और खुद को दिखाने से रोक नहीं पाए। आखिर वह एक बच्ची ही तो थी। एरिक ने राहत की सांस ली और उस गुनहगार को देखा जिसने उसकी अपनी बेटी को किडनैप किया था। भाई। सोना एरिक की बाहों से निकली और ध्रुव की बाहों में चली गई। उसे यह भाई याद था। अभी जब उसके पिता पैसे दे रहे थे तो वह नौजवान जो कहीं से भी आ गया था, उसने धीरे से उसके कपड़ों का कोना खींचा और सोना को अपने पास बुलाया। उसने उसे कैंडी वाले बेर की एक माला भी दी। ये हरकत उस छोटी बच्ची के मन में उसके लिए अच्छी इमेज बनाने के लिए काफ़ी थी। शुरू में जो अजनबीपन था वह तुरंत बहुत करीबी में बदल गया और उसने उसे बहुत खुशी से बड़ा भाई कहा। एरिक को बिना किसी वजह के दिल का दौरा पड़ने जैसा लगा। उसने अपनी फीनिक्स जैसी आंखें छोटी की और उस नौजवान लड़के को घूरा। ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर उसे सही याद था तो ये साहिल सूर्यवंशी परिवार का छोटा भेड़िया का बच्चा था, है ना? उसका इस शहर आना एक बात थी, लेकिन यह अभी भी लालटेन फेस्टिवल के समय था। कौन यकीन करेगा कि उसका कोई मकसद नहीं था? ध्रुव की पतली पलकें थोड़ी कांपीं। उसे गले लगा रही छोटी लड़की को देखकर उसे याद आया कि उसने पहले जो कैंडी खाई थी उस पर चिपचिपी चीनी लगी थी और उसे तुरंत उसे बाहर फेंकने का मन हुआ। छोड़ दो, उस जवान आदमी ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की। नहीं तो, बड़े भाई। वह अभी धमकी देने ही वाला था, लेकिन जब उसने उस छोटे बच्चे का छोटा टाइगर मास्क देखा तो उसके होठों के कोने मुड़े और उसे हंसी आ गई। ध्रुव ने अपने मुंह से निकलने वाले कड़वे शब्दों को निगल लिया और ठंडे होकर कहा, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। एरिक एक कदम आगे बढ़ा और अपनी बेटी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने ध्रुव की तरफ तिरछी नज़र से देखा। उसने पहले दूसरे पक्ष के बुरे शब्द नहीं सुने थे। नहीं तो, कौन जानता था कि अब कौन गुस्सा करेगा? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे सामने मेरी बेटी को किडनैप कर रहे हो? क्या आजकल के सभी बच्चे इतने घमंडी होते हैं? धारुवी ने उस छोटे बच्चे की तरफ देखा और अपना सिर थोड़ा झुकाया। सही कहूं तो मेरे साथ ही गलत हुआ है। एरिक ने अपनी जीभ चटकाए। मेरी बेटी के तुम्हें गले लगाने में क्या गलत है? अगर तुम थोड़े और बदसूरत होते तो मेरी बेटी तुम्हें गले नहीं लगाती। उसने आलस से कहा, तुम्हारी शक्ल के साथ तुम मेरी सोना के हाथों फ़ायदा उठाने के लायक हो। ये पहली बार था जब ध्रुव ऐसी लॉजिक से हारा था। उसने बिना किसी भाव के ओह कहा। सोना के पिताओं का ग्रुप। वे सच में एक के बाद एक बेशर्म थे। ध्रुव का इस शहर का दौरा दरवाजा खुला और उसके सिर पर लगी अजीब सी फर हिल रही थी। उसने एक भड़कीली लाल ड्रेस पहनी थी और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी बिल्ली जैसी आंखें चमक रही थीं। भाई, उसका उच्चारण आखिरकार सही था। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। छोटी लड़की ने अपना छोटा सा शरीर हिलाया और स्टूल पर रखे स्कूल बैग को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने अपने सामने खड़े उस नौजवान को देखा जो एक पेंटिंग जैसा लग रहा था और बच्चों जैसी आवाज में पुकारा, भाई। भाई। ध्रुव अजीब तरह से समझ गया कि वह नखरे कर रही थी। क्या बात है? उसने अपनी आंखें नीचे की और उसकी लंबी पलकें कांपीं। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। सोना ने छोटा सा कपड़े का बैग कसकर पकड़ लिया। वह हिचकिचाई, लेकिन अपने चेहरे की वजह से उसे बताने में बहुत शर्मा रही थी। वह हकलाते हुए बोली, क्या तुम्हें गणित के सवाल हल करना आता है? हमेशा से होशियार रहा जीनियस ध्रुव चुप हो गया। उसने धीरे से एक प्रश्नवाचक चिन्ह टाइप किया। जब उसकी नज़र छोटी लड़की की उम्मीद भरी नज़रों से मिली तो उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। तुम्हें गणित के सवाल हल करना नहीं आता? सोना की गोरी और मुलायम उंगलियों ने कपड़े के बैग को कसकर पकड़ लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे गणित के सवाल हल करना नहीं आता। दोनों शब्द लंबे खींचे गए थे और अपनी गंभीरता में ये बहुत प्यारा लग रहा था। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि साहिल सूर्यवंशी की बेटी को गणित के सवाल हल करना भी नहीं आता होगा। भले ही वह आदमी कुत्ता था, लेकिन ये बात मानने वाली थी कि वह सच में होशियार था। एक 5 साल की लड़की के सवालों को हल करना सिखाने के लिए परेशान किए जाने पर ध्रुव की उंगली ने पेन को थोड़ा घुमाया। वह थोड़ा झुका और स्टूल पर बैठी सोना को देखा। उसने पलकें झपकाईं और हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें कौन सा सवाल नहीं आता? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसने अपनी आवाज़ को एक छोटे से हुक की तरह खींचा, हल्की मुस्कान और थोड़ी शरारत के साथ। छोटे बच्चे ने अपनी छोटी सी पीठ सीधी की और धीरे से कहा, उनमें से कोई नहीं। ध्रुव, बेवकूफ़ शब्द सच में सही था। किंडरगार्टन के सवाल इतने आसान थे कि ध्रुव को लगता था कि उन्हें दूसरी बार देखना उसकी होशियारी का अपमान होगा। लेकिन अब उसने न सिर्फ दोबारा देखा, बल्कि उसने सवालों को कई बार देखा।
वह स्टूल पर बैठ गया और अपने सामने बैठे 5 साल के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करने लगा। शियाओ मिंग के पास 60,000 युआन हैं। उसने भेड़ पालने में 30,000 युआन और सुअर पालने में 10,000 युआन खो दिए। तुम इससे क्या नतीजा निकाल सकते हो? उस छोटे लड़के की लंबी पलकें कांपीं, फिर उसकी खूबसूरत आंखें बिना पलक झपकाए उस ऊँघते हुए बच्चे को घूरने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे दूसरा पक्ष उसकी समझदारी को ज़मीन पर धकेल रहा है और उसे रगड़ रहा है। वह उसे तरह तरह की चीज़ें सिखा रहा था और ज़िंदगी पर शक करने वाला था, लेकिन उसके सामने वाला गुनहगार असल में सोने वाला था। छोटे लड़के की पलकें फड़फड़ाईं जैसे ही वह उसके करीब आया। फिर उसने गुस्से में कहा, छोटी सोना ये। उस आवाज़ के लहजे से सोना डर गई। उलझन में पड़ा छोटा लड़का अनजाने में अपने घुटनों को कसकर गले लगा लिया। उसने आह की आवाज़ निकाली जिससे उसकी उलझन पूरी तरह जाहिर हो गई। ध्रुव, उस छोटे लड़के का चेहरा जो आड़ू के फूल से भी ज्यादा खूबसूरत था, बिगड़ने वाला था। ये देखकर कि ध्रुव गुस्सा होने वाला है, सोना आखिरकार अपने सपने से जागी। उसने अपनी आंखें मली और साफ आवाज में कहा, मैं भेड़ के बजाय सुअर पालना चुनूंगी। ध्रुव, अपनी माँ को पालो। किसने पूछा तुमसे कि तुम भेड़ पालना चाहती हो या सुअर? उसके भाई का चेहरा इतना उदास था कि थोड़ा डरावना लग रहा था। छोटा लड़का अपनी गर्दन सिकुड़कर बैठ गया और उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया है। लेकिन आमतौर पर जो पिता उसे ट्यूशन पढ़ाते थे वे उससे भी ज्यादा पागल थे। छोटा लड़का ध्यान से उसकी ओर झुका और नर्म और लंबी आवाज में उसे फुसलाया, अगर भाई गुस्सा नहीं है तो अगर दूसरे गुस्सा होंगे तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगी, लेकिन अगर मैं गुस्से से बीमार हो गई तो मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने हिचकिचाते हुए अपने होंठ काटे और कहा, अगर तुम गुस्सा हो तो तुम सुंदर नहीं हो। छोटी लड़की ने अपना शरीर थोड़ा मेज पर टिका दिया। उसने जो कपड़े पहने थे वे पहले से ही मोटे थे और उसका पूरा शरीर गोलमटोल था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल टेबल से नीचे लुढ़क जाएगी। ध्रुव ने लगभग बिना सोचे समझे उसे नीचे उतारने की कोशिश की। आखिर में इस बेरहम बच्ची की आंखें चमक उठीं। जब उस लड़के ने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका छोटा सा शरीर लुढ़का और सीधे ध्रुव के शरीर पर जा गिरा। ये साफ था कि ध्रुव ने इस छोटी सी बेवकूफ़ बच्ची के वजन को कम आंका था। छोटी लड़की का छोटा सा चेहरा अचानक नीचे झुका और उसने लगभग उसे चूम ही लिया। ध्रुव इतनी जोर से दब गया कि वह हिल भी नहीं पाया। उसे बस यही लगा कि आज इस छोटी बेवकूफ़ को सबक सिखाने का वादा करके उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वे दोनों इतना शोर मचा रहे थे कि दरवाजे के बाहर खड़ा एरिक अगर उन्हें सच में नहीं सुन पाता तो बहरा हो जाता। वह अचानक खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोला। जो उसने देखा वह था उसकी बेटी ध्रुव परिवार के उस बच्चे पर दबी हुई थी। एरिक, ये कैसे हो सकता है? उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। बिना सोचे समझे उसने उसे उठा लिया। बेटी है और गुस्से से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? सोना ने अपना छोटा सा सिर एरिक के कंधे पर रखा और बचकानी आवाज में कहा, सवाल कर रही हूँ। एरिक ने अपना गुस्सा दबा लिया। क्या तुमने कभी किसी को जमीन पर सवाल करते देखा है? छोटे लड़के ने एक पल सोचा। शायद इसलिए क्योंकि जमीन ठंडी है। एरिक, जब ध्रुव की नज़र एरिक की ठंडी नज़र से मिली तो उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मरे हुए इंसान को देख रहा हो। उसी ने पहले शुरुआत की थी। एरिक ने नकली मुस्कान दी। हे, उस रहस्यमयी आवाज़ से ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वह पीली नदी में कूद गया हो और पहली बार अपना नाम साफ नहीं कर पा रहा हो। ऐसा नहीं था कि उसने साहिल सूर्यवंशी का पीछा करके कुछ बुरा नहीं किया था। उसने गलत समझे जाने और गंदे पानी से दागदार होने जैसी कई चीज़ें देखी थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उसे किसी और की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के लिए गलत समझा गया था। ध्रुव अजीब सी चुप्पी में डूब गया। रात में उसने सोचा था कि मामला खत्म हो गया है। आखिर में उसे उम्मीद नहीं थी कि एरिक सच में उसे आधी रात को उठाएगा और उसके साथ गेम खेलने के लिए मजबूर करेगा। एचएल और केडीजे के सभी टीम के साथी मौजूद थे। आखिर एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए आधी रात को सच में सो जाना असामान्य होता। धत्तेरे की, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? एक बच्चे को परेशान करने के लिए भगवान एरिक में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। यशिका ने हैरानी से सिर हिलाया। इस ज़बरदस्त बदसलूकी को देखकर वह थोड़ी अवाक रह गई। युवराज ने उसे एक लात मारी। चुप रहो। वह रात में इतना गुस्सा था कि उसने कंपटीशन में 10 से ज़्यादा सिर भेज दिए। अगर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं होता तो अथॉरिटीज़ ने उसका अकाउंट बैन कर दिया होता। बदसलूकी के बाद कौन अच्छे मूड में रहेगा? भले ही यह अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन बूढ़े बाप का दिल ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे उनके जैसे लोग, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था, समझ सकें। एरिक द्वारा 10 से ज़्यादा बार बदसलूकी किए जाने के बाद उस जवान लड़के की खूबसूरत फीनिक्स आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और दबाव से उसकी उंगलियों के सिरे सफ़ेद हो गए। ये पहली बार था जब उसके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ था। अगर वह अच्छे मूड में होता तो ये हैरानी की बात होती। क्या तुम मान गए? एरिक ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और हल्की सी मुस्कान दी।
ध्रुव ने कुछ सेकंड के लिए उस नौजवान पर अपनी नज़रें टिकाईं। थोड़ी देर बाद उसने नज़रें हटाईं और कहा, मैं मान गया। हालांकि वह यह मानना नहीं चाहता था। वह नौजवान सच में गॉड एरिक नाम के लायक था। चाहे वह उसकी चेतना हो या उसके हाथों की स्पीड जो डरावनी तेजी से काम करती थी, ध्रुव को साहिल सूर्यवंशी की ट्रेनिंग की वजह से इसका अनुभव हुआ था। आखिर सूर्यवंशी परिवार गेमिंग फील्ड के कई पहलुओं में शामिल रहा था। ऑपरेटिंग स्किल्स और चेतना के मामले में वह कुछ स्ट्रीमर्स से कम नहीं था। हालांकि एरिक की तुलना में वह बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर पाया। अंकल, नौजवान ने अपना फ़ोन नीचे रखा और खड़ा हो गया। उसकी भौहें बहुत सुंदर थीं और उसकी आवाज़ शालीन थी। मुझे लगता है कि चीज़ों को साफ करना अभी भी ज़रूरी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपकी दुश्मनी कहाँ से आई है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरी आपकी बेटी के प्रति कोई भावना नहीं है। उसने अपनी आंखें नीचे की और एक एक शब्द करके कहा, अभी नहीं, और जब वह बड़ी हो जाएगी तो यह और भी नामुमकिन होगा। एरिक, यशिका ने ताना मारा, बढ़िया नौजवान, तुम में हिम्मत है। युवराज ने उसे थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, बकवास, मेरी सोना इतनी प्यारी है, सिर्फ कोई अंधा ही मेरी बेटी को नापसंद करेगा। ग्रुप की नज़रों के सामने नौजवान का रवैया शुरू से आखिर तक ज्यादा नहीं बदला। वह न तो दब्बू था और न ही घमंडी। एरिक ठंडे होकर मुस्कुराया। क्या उसे कहना चाहिए कि वह साहिल सूर्यवंशी से सिखाए जाने के लायक था? हालांकि दूसरे पक्ष ने आत्मविश्वास से कहा था कि उसे उसकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। एरिक फिर से नाराज हो गया। तुम्हें मेरी बेटी को नापसंद करने का क्या हक है? उसने अभी तक तुम्हें नापसंद नहीं किया है। उसने सबसे पहले यही कहा कि वह चीन में मशहूर है। ध्रुव के होंठ थोड़े से हिले। नौजवान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी सुंदर भौहें और आंखें रोशनी में कुछ हद तक अवास्तविक लग रही थीं। साहिल सूर्यवंशी ने एक बार मुझसे कहा था कि ऑनलाइन रिश्तों पर विश्वास मत करना। कभी कभी एक लोली शायद लोली न हो, वह एरिक भी हो सकता है। युवराज के होंठ फड़फड़ाए। ये वाक्य सुनो, कितना दर्दनाक एहसास। एरिक इतना गुस्सा था कि वह हंस पड़ा। तुम अब भी मेरे दामाद बनना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों में बताऊंगा। उसी समय 2-3 दिन बाद सौरभ ने कुछ समय पहले वीबो पर जो लोकप्रियता हासिल की थी, उसके साथ साथ एक नैनी डैड के गांव जाने का प्रोग्राम भी चल रहा था। सौरभ ने उस रात एरिक को फ़ोन किया और बताया कि वह सोना को गांव ले जा रहा है। उसके गुस्से दिलाने वाले शब्दों की वजह से दूसरे पिताओं ने उसे पीटा। मैनेजर को चिंता हुई कि उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा, इसलिए वह जल्दी से आया और बोला, रुको रुको रुको, हमारी प्रोग्राम टीम परिवार के सदस्यों को साथ लाने की इजाज़त देती है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्यों नहीं? तुम लोग साथ में गांव चले जाओ, इसे बस एक ट्रिप समझो। बस बात यह थी कि माहौल उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। जब फ़ोन के दूसरी तरफ के आदमियों ने अपने मैनेजर की बातें सुनी तो वे अजीब सी चुप्पी में चले गए। मोहित और यश सिन्हा लंबे समय से एक दूसरे से नाराज़ थे। साथ बिताए समय के मामले में वे दोनों निस्संदेह सबसे कम थे। बच्चों की देखभाल के लिए गांव जाना, ऐसा नहीं लग रहा था कि यह नामुमकिन है। ये देखकर कि दोनों बड़े लोग चुप हो गए हैं, मैनेजर समझ गया कि इस मामले में बात बन सकती है। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी। उसने जोर देकर कहा, इसके बारे में सोचो। देवी सू नहीं आ सकती क्योंकि वह वर्ल्ड ग्राउंड में हिस्सा लेने जा रही हैं। जब वह समय आएगा तो तुम तीनों ही जाओगे। क्या ये रिश्ता बनाने का अच्छा मौका नहीं है? ऐसा नहीं था कि वे यह नहीं समझ सकते थे कि बच्चों के मन में अपने पिताओं के लिए एक अजीब सा सम्मान था। आखिरकार उनमें से किसी ने भी उसे बचपन में बड़ा होते नहीं देखा था। भावनाओं के मामले में वह शायद अपनी माँ जितनी अच्छी ना हो। अगर माँ सच में आती है तो तुम्हें क्या लगता है कि उसे छीनने के तुम्हारे कितने चांस हैं? बड़े शर्मा और बड़े सिन्हा ने कुछ समय पहले ये पूछा था। मोहित थोड़ी देर चुप रहा। मैंने पिछले कुछ दिनों में रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी मिशन ठुकरा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है। उन दोनों के पास और भी बातें थीं, इसलिए दोनों ने सहमत होने का फैसला किया। मैनेजर ने राहत की सांस ली। फ़ोन रखने के बाद उसने सौरभ को देखा और इतराते हुए कहा, देखो, मेरी बातों की वजह से तुम्हारी पिटाई होने से बच गई। देखो, मेरी इन बातों की वजह से तुम्हारी पिटाई होने से बच गई। सौरभ, अब तुम जा सकते हो। उसके एजेंट ने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि तुम समझते हो कि मैं पिछले कुछ दिनों और रातों से तुम्हारी पब्लिसिटी और प्रेस रिलीज में मदद कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे वीबो पर पोस्ट करने की चिंता है। मुझे अभी भी तुम पर नज़र रखनी होगी। सौरभ, चले जाओ। उसने इस परेशान करने वाले मैनेजर को बाहर निकाल दिया। हालांकि दूसरी पार्टी ने गलत समझ लिया था। यह आसान नहीं था। इस आदमी को आखिरकार समझ आ गया था। मैनेजर कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ कमरे से बाहर चला गया। ओह हाँ, सौरभ। सौरभ, जिसने सोचा था कि वह थोड़ी देर शांत रह पाएगा, अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि मैनेजर आधे रास्ते से वापस आया और गंभीरता से बड़बड़ाने लगा, क्या तुम्हें पोस्ट प्रोडक्शन का कंटेंट याद है? सौरभ हैरान रह गया। हाँ, वह गांव जा रहा था।
हालांकि वह वहां कभी नहीं गया था, उसे नहीं लगा कि डरने की कोई बात है। किसे पता था कि उसके इस बेपरवाह रवैये से मैनेजर निराश हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि वहां का माहौल कितना मुश्किल है? उसने चिंता से कहा, मैंने सुना है कि खास मेहमान एक अमीर परिवार से आया है। अगर कोई आम इंसान होता तो ठीक होता, अगर दूसरी पार्टी को जिंदगी के बारे में पता होता। कम से कम वह सौरभ और सोना का ख्याल रख सकता था। आखिरकार प्रेसिडेंट सिन्हा और मोहित ऐसे लोग नहीं लगते थे जिन्हें जिंदगी के बारे में पता हो। लेकिन अगर कोई अमीर परिवार से हो। मैनेजर कांप गया। वह पहले से ही उस समय होने वाले अराजक दृश्य की कल्पना कर सकता था। सौरभ ने अपनी पलकें उठाईं और थोड़ा उत्सुक हुआ। आपने किसे इनवाइट किया है? मैनेजर ने सिर हिलाया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अमीर परिवार आने को तैयार है। लेकिन आमतौर पर कौन सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाने को तैयार होगा? इस बार डायरेक्टर के कुछ कनेक्शन हैं। वह कुछ अमीर परिवारों से संपर्क कर सकता है, लेकिन वे आने को तैयार हैं या नहीं, ये दूसरी बात है। दरअसल मैनेजर का अंदाज़ा सही था। डायरेक्टर ने 2 लोगों को इनवाइट किया था। असल में वह कुछ और लोगों को इनवाइट करना चाहता था। आखिरकार एक वैरायटी शो की शूटिंग के लिए 3 लोगों को इनवाइट करना बहुत ही घटिया लगता। हालांकि कोई भी आम इंसान गांव जाकर इतनी मुश्किल झेलने को तैयार नहीं होगा, अमीर परिवारों के बच्चों की तो बात ही छोड़ो। वह भी कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया था कि वह ये और शेन परिवारों को इनवाइट कर पाया। आखिरकार ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके बच्चे थे। लिन से कुछ ही अमीर परिवार आए थे, लेकिन ये तीनों परिवार निश्चित रूप से राजधानी के सबसे अमीर परिवारों में से थे। वे आराम से एक एक करके उसे क्यों नहीं बुला सकते थे? डायरेक्टर को लगा कि दुनिया बहुत कंफ्यूजिंग है। इन तीनों परिवारों को बुला पाना भी बुरा नहीं है, हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं। लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ एक सिगरेट जलाई। जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो, उसने अचानक पूछा, ओह हाँ, सौरभ ने अपने परिवार को लाने के लिए कहा था। किसे लाना है? उसके भाई या छोटे भाई को, या उसके माता पिता को? डायरेक्टर ने कंधे उचकाए। अगर वह उन्हें लाना चाहता है तो लाने दो। आखिर वह एक अवार्ड विनिंग एक्टर है। वह आम आदमी से ज्यादा नखरे दिखाता है। वे ये सब समझ सकते थे। उस रात प्रोग्राम टीम ने एक नोटिस भेजा। उन्होंने 3 अमीर परिवारों का खास तौर पर जिक्र भी किया, जिससे काफी हलचल मच गई। लेकिन बस इतना ही था। किसने सोचा होगा कि दूसरी पार्टी इस समय किसी बाहरी व्यक्ति का खास तौर पर जिक्र करेगी? एक नया आदमी जिसके पास कोई काम नहीं था।